अस्वीकरण। ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अवमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18 जोड़ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ें या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद। अध्याय 61, भेष बदलना। जैसे ही तीनों कबीले नीलामी घर के प्रवेश द्वार से बाहर निकलने लगे, उनके संबंधित कबीले के नेताओं ने बनावटी मुस्कान और अप्रिय हंसी दी। जैसे ही वे एक दूसरे की नजरों से ओझल हुए, उनके चेहरों पर शत्रुता और उपहास का भाव दिखाई देने लगा। तीनों कुल शान से हॉल से बाहर निकले और जब भी वे पास से गुजरते, लोग तुरंत एक तरफ हट जाते। बूतान शहर में वस्तुतः कोई अन्य शक्ति नहीं थी जो इन तीन महान कुलों का मुकाबला कर सके। एक बार फिर जियाउजान ने आधे मन से पास खड़े आओ बापा से कुछ शब्द कहे। अचानक जियाउजान की हरकतें अकड़ गईं और उसके कदम रुक गए। शाओजान की हरकतों को देखकर सबकी निगाहें उसकी ओर टिक गईं और उनके शरीर में हल्की सी कंपकंपी दौड़ गई। यहाँ तक कि जियली बी और आओ बापा के चेहरे भी थोड़े बदल गए। हॉल के दूसरे प्रवेश द्वार से तीन लोग धीरे धीरे बाहर निकले। उनमें से एक अप्रत्याशित रूप से प्राइमा ऑक्शन हाउस की मुख्य नीलामीकर्ता याफेई थी। नीलामी के नियमित ग्राहक होने के नाते शियाओजान और अन्य सभी इस महिला का असली चेहरा जानते थे। हालांकि यह महिला आमतौर पर मुस्कुराती हुई दिखती थी, लेकिन सभी जानते थे कि वह वास्तव में बहुत घमंडी थी। इससे पहले आओ बापा ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित करना चाहा था, लेकिन उन्हें बेहद विनम्रता से इनकार कर दिया गया था। इस घटना से लोगों को समझ आ गया कि यह महिला अपने बाहरी दिखावे के विपरीत आसानी से किसी से घुल मिल नहीं सकती थी। लेकिन आज यह अभिमानी महिला अपने सामान्य स्वभाव के विपरीत मेहमानों का आदरपूर्वक मार्गदर्शन कर रही थी। इससे जियाउजान और अन्य लोग सचमुच आश्चर्यचकित रह गए। आंखें थोड़ी झपकाते हुए जियाउजान और अन्य लोगों की निगाहें एक बार फिर पीछे की ओर चली गईं और उनके चेहरों के भाव बदलते रहे। तीनों के समूह के पीछे नीलामी के रसायन शास्त्री गुरु गुनी मुस्कुराते हुए एक रहस्यमय काले हुड वाले व्यक्ति के कान में कुछ शब्द फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी, इतनी कि उसमें चापलूसी का भाव भी दिखाई दे रहा था। यदि याफी के विनम्र रवैये ने शियाओ झान और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, तो गुनी द्वारा प्रदर्शित रवैये ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। बूतान शहर के सर्वोच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री होने के नाते आमतौर पर केवल 3 कुल प्रमुख ही उनसे मिल सकते थे। जब वे मिलते थे तो वे सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे और जरा भी अभद्रता करने का साहस नहीं करते थे। द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्री होने के नाते गुनी ने रसायन शास्त्री होने का गौरव बरकरार रखा। जब वह बोलता था तो वह उदासीनता से बोलता था, जिससे दूसरे लोग उसका और भी अधिक सम्मान करते थे। लेकिन इस तरह के व्यक्ति के प्रति उसने अप्रत्याशित रूप से इतना सम्मान दिखाया, यहाँ तक कि अपनी चापलूसी भरी मुस्कान को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वह व्यक्ति जिसका दिल जीतने की वह कोशिश कर रहा है, आखिर वह कौन हो सकता है? ये दृश्य देखकर सबको सदमा लगा। अंततः उनकी निगाहें धीरे धीरे केंद्र में काले लबादे में लिपटी आकृति पर टिक गईं। उस रहस्यमय आकृति के भारी भरकम शरीर को देखते हुए जियाउजान ने मन ही मन चिंता से सोचा, ये कौन है? कोई ऐसा व्यक्ति जो प्राइमा ऑक्शन हाउस के सबसे महत्वपूर्ण लोगों से सम्मानपूर्वक विदाई ले सकता है। इस स्तर का व्यक्ति बूतान शहर में किस लिए आएगा? अपने कुछ सूखे होठों को चाटते हुए जियाउजान ने बाएं से दाएं चारों ओर देखा और पाया कि जिया लीबी और आओ बापा भी उत्सुक और हैरान थे। तीनों आने वाले लोगों को उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए जियाउजान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह 2 कदम आगे बढ़ा और मुस्कुराया, लेडी याफेई, गुन येल्ड। हाँ, आप दोनों को एक साथ देखना वाकई दुर्लभ है। जब याफी और गुनी पहले बाहर आई तो उन्होंने कबीले के नेताओं को देख लिया था। शियाओजान को बोलते हुए बाहर आते देख उनकी हरकतें पहले जैसी ही थीं। लेकिन काले लबादे वाले व्यक्ति के रुकने के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। हाँ, हम एक खास मेहमान को विदाई दे रहे हैं, बस इतना ही। याफी हल्के से हंसी। ओह हाँ, जियाली बीबी मुस्कुराते हुए पास आया। थोड़ी देर बाद उसकी नजर याफी से हटकर काले हुड वाले व्यक्ति पर पड़ी और उसने विनम्रता से पूछा, हाँ, मुझे नहीं पता कि ये महोदय भी वुतांग शहर से हैं या नहीं। हाँ, आप मुझे कुछ अपरिचित से लग रहे हैं। खांसी। जियाली कबीले के मुखिया, यह महोदय प्राइमा ऑक्शन हाउस के सम्मानित अतिथि हैं। गुनी मुखिया की भौहें तन गईं और उन्होंने खांसते हुए जियाली बी को चेतावनी दी कि वे लापरवाही से प्रश्न न पूछें। गुनी बुजुर्ग की चेतावनी भरी आवाज सुनकर जियाली बी के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया और उसने मन ही मन फुसफुसाया, क्या गुनी बुजुर्ग भी इतना भयभीत होकर व्यवहार कर रहे हैं? आखिर ये व्यक्ति कौन है? जियाली बी को चतुराई से जवाब मिलते देख जियाउजान ने अपनी बात रोक ली। गुनी के सतर्क रवैये को देखकर ये काला लबादा पहने व्यक्ति उनसे बिल्कुल अलग स्तर का लग रहा था। उस क्षण उसके पास थोड़ा हंसने और फिर चतुराई से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम शियाओ वंश के शियाओजान हो, है ना? शियाओजान के जाने से ठीक पहले चुपचाप खड़े काले लबादे वाले व्यक्ति ने अचानक नीरस स्वर में पूछा। इस बुजुर्ग की आवाज सुनकर जियाउजान कुछ देर तक खाली निगाहों से देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह झिझका और फिर सिर हिलाया। मैंने सुना है कि आपके कुल के युवा स्वामी ने इस आधारभूत औषधि का उपयोग करके 9वें दुवांची स्तर तक छलांग लगाई। हाँ, ये सुनकर तो मैं सचमुच अचंभित हो गया। काले लबादे वाले व्यक्ति ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। इस तरह के विनम्र व्यवहार को देखकर जियाउजान को अपने दिल में खुशी महसूस हुई और वह मुस्कुराया, मेरे बेटे का भाग्य अच्छा है। काले लबादे वाले व्यक्ति ने बेफिक्री से हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत भी इंसान की ताकत का हिस्सा होती है। भविष्य में अगर कभी मौका मिला तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। शायद वह रसायन शास्त्री भी बन जाए। कुछ अचंभित भाव से जियाउजान ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि बड़े क्या कह रहे हैं।
ठीक है, भविष्य में अगर कभी मौका मिला तो मैं आपके शियाओ कबीले के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करूंगा। मुस्कुराते हुए काले लबादे वाले व्यक्ति ने याफी और गूनी की ओर मुड़कर कहा, मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। मैं पहले चलता हूँ। बोलने के बाद जियाओ यान ने उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और बड़े बड़े कदमों से नीलामी घर से बाहर निकल गई। अपने चेहरे को अवर्णनीय ढंग से सहलाते हुए जियाओ जान ने अपना सिर घुमाया और वास्तव में याफी और गूनी को ईर्ष्या से भरे चेहरों के साथ उसे घूरते हुए देखा। शाओ कबीले के मुखिया, क्या आप उस बूढ़े व्यक्ति को पहचानते हैं? याफी ने पूछा। मैंने उसे पहली बार देखा था। जियाओ जान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए याफी और गूनी की ओर घबराकर सिर हिलाया, जिनके चेहरे पर अजीब भाव थे। आह, शियाओ परिवार को तो आशीर्वाद प्राप्त है। गूनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने फाउंडेशन एलिक्जिर पर एक नजर डाली, जिसे जिया लीबी ने कीमती खजाने की तरह अपने सीने से कसकर पकड़ रखा था, और उदासीनता से कहा, ये चीजें उसी ने बनाई हैं। कही गई बातें सुनकर तीनों परिवार प्रमुखों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। कुछ देर बाद जियाओ जान का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि काले लबादे वाला बुजुर्ग एक रसायन शास्त्री होगा। गूनी के पिछले रवैये को देखकर यह स्पष्ट था कि बुजुर्ग गूनी से भी कहीं अधिक उच्च कोटि का रसायन शास्त्री था। यदि द्वितीय स्तर का रसायनज्ञ उन्हें विनम्र और शालीन बना सकता है, तो तीसरे या चौथे स्तर के रसायनज्ञ के बारे में क्या कहेंगे? हे भगवान, उनके जैसे कबीले के लोगों में तो इस तरह के वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने की योग्यता भी नहीं थी। इस बार हमें बहुत फायदा हुआ है। उस काले हुड वाले व्यक्ति द्वारा भविष्य में सहयोग करने के प्रस्ताव को याद करते हुए जियाओ जान की दोनों आंखें तुरंत चमक उठीं और वह अनजाने में अपने आप से बुदबुदाया। एक तरफ जब उनका सदमा कम हुआ तो जिया लीबी और आओ बापा की आंखों में ईर्ष्या की चमक दिखाई दी, मानो वे खरगोश की आंखों जैसी हों। संक्षेप में, खरगोश की आंखें लाल होती हैं इक्वल्स लाल आंखें इक्वल्स ईर्ष्या। अध्याय 62 थप्पड़। नीलामी घर से निकलकर जियाओ यान कुछ देर तक गलियों में भटकता रहा। जब उसने देखा कि उसके आसपास ज्यादा लोग नहीं हैं, तो वह पास की एक गली में घुस गया। अपना काला लबादा उतारते हुए जियाओ यान बड़बड़ाया, गुरुजी, आपने मुझे लगभग बेनकाब ही कर दिया था। हे, मैंने अभी जो किया, क्या यही तुम्हारे दिल की भी ख्वाहिश नहीं थी? सादे गुप्त काले घेरे से याओ लाओ की हंसी गूंजी, जो काफी मनोरंजक थी। ये शब्द सुनकर शियाओ यान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, लेकिन सच था कि उसे अपने पिता के प्रति थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने 2 बार कुछ सामान नीलाम किया था और इस तरह 2 बार शियाओ जान से पैसे ऐंठ लिए थे। उसने लबादा नाली में फेंकते हुए फुसफुसाया, मैं भविष्य में शियाओ परिवार के साथ सहयोग करने का अवसर ढूंढकर उसकी भरपाई करूंगा। इससे उसे कुछ मुआवजा जरूर मिल जाएगा। कीमती सामग्रियां हाथ में लेकर शियाओ यान ने उन्हें अपनी छाती में ठूंस लिया। गली से बाहर निकलते ही वह लगभग उड़ते हुए शियाओ कबीले के निवास स्थान पर वापस आ गया। चूंकि जियाओ जान और उसके साथी अभी तक नहीं लौटे थे, इसलिए जगह कुछ सुनसान सी लग रही थी। द्वार पर तैनात पहरेदारों ने जियाओ परिवार के असाधारण प्रतिभाशाली युवा मालिक को देखकर उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। उनका यह व्यवहार देखकर युवा मालिक मुस्कुराया और फिर अंदर चला गया। तेजी से दौड़ते हुए शियाओ यान अपने कमरे में पहुंचा और अपनी छाती से सामग्री निकाली। उसने उन सामग्रियों को ऐसे संभाला जैसे कोई उन्हें अनमोल समझता हो। हथेली में भरकर उसने उन्हें निकाला और मेज पर रख दिया। पहला पौधा मुरझाया हुआ पीला था, जिस पर स्याही जैसे काले 5 पत्ते थे। ये स्याही के पत्तों वाला कमल था, प्रत्येक पत्ता 10 वर्ष की आयु का प्रतीक था। सर्प विष फल गोल था और लगभग आधी मुट्ठी के बराबर बड़ा था। गहरे हरे रंग के इस फल को नाक के नीचे रखने पर मीठी खट्टी सी गंध आती थी। सर्प विष फल बहुत दुर्लभ था, ये केवल 5वें या उससे ऊपर के रैंक के सर्प जादुई प्राणियों के ठिकानों के पास ही पाया जाता था। फल का संबंध सर्प से होने के कारण इसमें शीतलता का तत्व प्रचुर मात्रा में था और परिणाम स्वरूप इस फल का उपयोग अक्सर औषधि के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता था। संक्षेप में, यिन और यांग, यिन अंधेरा पक्ष है। स्पिरिट गैदरिंग ग्रास देखने में सामान्य घास जैसी ही लगती है, लेकिन इसके सिरों पर एक छोटी पीली रोशनी होती है। रोशनी जितनी तीव्र होती है, घास की ऊर्जा उतनी ही शुद्ध होती है। रैंक 2 जल गुणधर्म वाले इस जादुई कोर का रंग गहरा नीला था। जब इसे मेज पर रखा गया तो इसने न केवल आसपास की हवा में नमी भर दी, बल्कि मेज को भी पूरी तरह से भिगो दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोर का जल गुणधर्म स्पष्ट था। सामग्रियों पर एक बार फिर नजर डालने के बाद जियाओ यान ने धीमी आवाज में अधीरता से पूछा, शिक्षक, सभी सामग्रियां मौजूद हैं। क्या हम शोधन शुरू कर सकते हैं? तुम इतने अधीर क्यों हो? ऐसा तो है नहीं कि सामग्री अपने आप पैर उगाकर भाग जाएगी। शोधन के दौरान हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, अभी उजाला है। अगर गलती से कोई अंदर आ गया और हमारा काम रुक गया तो किसी को मेरे बारे में पता चल जाएगा और सारी सामग्री बर्बाद हो जाएगी। रिंग के अंदर याओ लाओ ने जोर से कहा, रात में शोधन करना बेहतर है। ये शब्द सुनकर जियाओ यान ने निराशा से अपना सिर हिलाया और आह भरी। अब वो क्या कर सकता था सिवाय इसके कि सामग्री को अलमारी में छिपा दे, अपने बिस्तर पर लेट जाए और रात होने का इंतजार करे। लगभग आधे घंटे तक लेटे रहने के बाद अचानक एक जोरदार धमाके के साथ उसका दरवाजा खुल गया। पतली, आकर्षक टांगों वाली एक महिला अंदर आई। पता चला कि वह शियाओ यू थी। उसने कमरे का जायजा लिया और देखा कि शियाओ यान सो रही है, तो उसने ठंडे लहजे में कहा, युवा मालिक, खाना अपने आप तो नहीं बन जाएगा। क्या आप किसी निमंत्रण की उम्मीद कर रहे हैं? शियाओ यान को झपकी से पूरी तरह सतर्क होने में बस एक पल लगा। बिस्तर पर सीधा बैठते हुए उसने शियाओ यू को हैरानी से देखा और कुछ देर बाद उसे पसीना आ गया। धिक्कार है, धिक्कार है। अच्छा हुआ कि शिक्षक ने सुधार प्रक्रिया थोड़ी देर पहले शुरू नहीं की, ये कमीनी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सोचकर शियाओ यान का दिल कांप उठा, मानो उसके गले से घुटने की आवाज सुनाई दी हो। हालांकि शियाओ यू पर नजर डालते ही उसके भीतर क्रोध उबलने लगा।
उसके होंठों के कोने फड़कने लगे। फिर शियाओ यान ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार शांत हो गया। थोड़ी देर पहले उसे जो डर लग रहा था वह अब गुस्से में बदल गया था। बेवकूफ, क्या तुझे तमीज पता है? क्या तू अंदर आने के लिए इतना होशियार है लेकिन दरवाजा खटखटाने के लिए इतना बेवकूफ है? तुझे परवरिश कहाँ से मिली? ये पहली बार था जब शियाओ यू ने शियाओ यान को इतने गुस्से में देखा था और इसी वजह से वह एक मूर्ख की तरह देखती रह गई। उसकी गालियों की बौछार से उसका प्यारा चेहरा पीला पड़ गया और साथ ही उसने अपने चांदी के दांत भींच लिए। फिर उसकी आकर्षक टांगें शियाओ यान की ओर बढ़ी, बल्कि मानो उस पर झपटी। छोटे कमीने, मैंने तेरा दरवाजा तोड़ दिया तो क्या हुआ? अब से मैं इसे हर रोज तोड़ूंगी। जब शियाओ यू उसे सबक सिखाने के इरादे से उस पर झपटा तो शियाओ यान का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसने अपनी हथेली ऊपर उठाई और मुट्ठी भींची। वैक्यूम पाम। एक तीव्र खिंचाव बल शियाओ यान की हथेली की ओर बढ़ा, जिसके कारण हमलावर, जिसने बिस्तर के ठीक सामने रुकने का प्रयास किया था, बिस्तर के ऊपर जा गिरा। 9-2 ऊंची प्राप्त करने के बाद शियाओ यान की वैक्यूम पाम की चूषण शक्ति में काफी वृद्धि हुई। कुछ दिन पहले तक किसी व्यक्ति के शरीर के भार को उठाना बिल्कुल असंभव था, लेकिन अब ये पूरी तरह से संभव था। हालांकि शियाओ यान को प्रभाव में हुई वृद्धि से थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन यह आश्चर्य क्षण भर ही रहा और जल्द ही आक्रोश में बदल गया। शरीर को झटकते हुए उसने उन आकर्षक टांगों को काबू में कर लिया और थोड़ी देर बाद ही उसने बेरहमी से अपने नितंबों को उसके सपाट और चिकने, रत्न जैसे पेट पर दबाया और फिर झुककर अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को जकड़ लिया। शाओ यान के साथ एक बार फिर इस शर्मनाक स्थिति में फंसकर शाओ यू थोड़ी स्तब्ध रह गई। कुछ ही देर में उसका आकर्षक चेहरा बेहद मोहक अंदाज में लाल हो गया और फिर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। शाओ यू ने गुस्से में अपने चांदी के दांत को फिर से दांतों से दबाया और बड़बड़ाते हुए बोली, छोटे कमीने, दूर हो जा। अपनी दोनों हथेलियों को मजबूती से थामे रखने के संघर्ष के कारण शियाओ यान भी काफी थक गई थी। एक और मुकाबले की शुरुआत में वह अचानक कमजोर पड़ गई और शियाओ यू की हथेली को खींच लिया, जिससे वह पलट गई। करवट बदलने के बाद जियाओ यू की पीठ धनुषाकार हो गई और उसके लंबे पैर बिस्तर पर फैल गए। लेकिन जियाओ यान उन्हें देखने के मूड में नहीं था। उसने दांत पीसे, हाथ उठाया और बिना किसी झिझक के नीचे की ओर थप्पड़ मारा। पा! कमरे के अंदर एक तीखी ध्वनि गूंजी और फिर विस्मृति में विलीन हो गई। अब सबक सीख लिया। मेरे कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए मत आना। अध्याय 63, स्वर्गीय ज्वालाओं की रैंकिंग। खाने की मेज पर जियाओ यान ने अपने सामने बैठी उस तेज खाने वाली पर तिरछी नजर डाली। जियाओ यू के खाते समय उसके चांदी जैसे दांतों से चबाने की आवाज आ रही थी। अपने होठों को सिकोड़ते हुए जियाओ यान को पहले का वह अनोखा लेकिन शानदार एहसास याद आया और उसके दाहिने हाथ की उंगलियां अपने आप उसकी हथेली के खोखले हिस्से को सहलाने लगी। उसके सामने बैठी शियाओ यू, जो पूरे समय शियाओ यान को दुर्भावना से घूर रही थी, ने उसकी हरकतों को देखा और उसका आकर्षक चेहरा फिर से लाल हो गया। शियाओ यू को दांत पीसते देख और पास में खड़ी शियाओ यान के उदासीन रवैये को देखकर शुनेर ने संदेह से अपनी भौहें सिकोड़ी। थोड़ी देर बाद उसने बेबसी से सिर हिलाया और धीरे धीरे अपने सामने रखा खाना निगल लिया। शाओ यान की नजर शाओ यू पर से हटकर शाओ निंग पर टिक गई। इस समय शाओ निंग का चेहरा खुशी से खिल उठा था। उसके होठों की मुस्कान लगभग उसके चेहरे के आधे हिस्से तक फैली हुई थी। मेज के किनारे पर हल्के से उंगलियां थपथपाते हुए शाओ यान दूसरों की बदकिस्मती में आनंद लेते हुए मन ही मन सोचने लगा, इस आदमी को तो फाउंडेशन एलिक्जिर मिल ही गया होगा, है ना? उसे क्या पता 8वें दुवानची या उससे ऊपर के लोगों पर एलिक्जिर का ज्यादा असर नहीं होता। धीरे से हंसते हुए शियाओ यान ने कुछ उबे हुए अंदाज में आसपास का नजारा देखा। अपने मुस्कुराते पिता को देखकर उसका मन असमंजस में पड़ गया। पारिवारिक सामूहिक भोजन, क्या ये केवल कुछ खास त्योहारों पर ही नहीं होता? आज इतना उत्सव मनाने की क्या बात है? क्या फाउंडेशन एलिक्जिर खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना कोई जश्न मनाने लायक बात है? अपनी कल्पना को बेकाबू होने देने के कारण जियाओ यान स्वाभाविक रूप से यह नहीं जानता था कि यह पारिवारिक सामूहिक भोजन उस रहस्यमय काले लबादे वाले व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों के कारण था, जिसमें उसने कहा था कि यदि कभी अवसर मिला तो वह जियाओ कबीले के साथ सहयोग करेगा। दूसरे या उससे भी ऊंचे दर्जे के रसायन शास्त्री के साथ मिलकर काम करने से उन्हें इतना लाभ होगा कि अधिकांश लोग ईर्ष्या से लाल हो जाएंगे। ये भी संभव था कि इससे उनका परिवार प्रतिष्ठा में छलांग लगाकर अन्य दो महान परिवारों से भी ऊपर उठ जाए। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हमेशा शांत और गंभीर रहने वाले पिता इतने प्रसन्न थे। और उन अन्य बुजुर्गों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वे तो और भी अधिक प्रसन्न थे। उनकी आधी बंद आंखों को देखकर स्पष्ट था कि आकाश से बरसी इस सौभाग्य ने उन्हें कुछ हद तक चकित कर दिया था। सामूहिक भोजन के दौरान उत्सव का माहौल धीरे धीरे फीका पड़ गया और अपने पिता के विदाई के इशारे को देखकर शियाओ यान तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर वह दौड़कर हॉल से बाहर निकला और सीधे अपने कमरे में चला गया। शाओ यान के जाने के कुछ ही समय बाद शाओ यू ने दांत पीसते हुए उसका पीछा किया, लेकिन उसे उसका कोई अंधेरा भी पता नहीं चला। हताश होकर वह केवल घृणा से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अपने कमरे में लौटकर और अपने निजी अनुभव से सबक लेते हुए जियाओ यान ने लाओ याओ से तुरंत दवा बनाने के लिए नहीं कहा। दरवाजा और खिड़की बंद करके वह हालत से अपने बिस्तर पर लेट गया और नींद में डूबा हुआ महसूस करते हुए सो गया। देर रात जब सब सो गए तो बिस्तर पर लेटे हुए शियाओ यान ने अपनी आंखें खोली। वह उत्सुकता से बिस्तर से कूदा और अलमारी से छिपाई हुई सामग्री निकाली। उन्हें ध्यान से मेज पर रखते हुए उसने अपना सिर घुमाया। जमीन से 1 फुट ऊपर तैरते हुए भूत याओ लाओ की ओर देखते हुए शियाओ यान ने धीरे से पूछा, शिक्षक, अब आप तैयार हैं, है ना? आखिरकार तुमने थोड़ी सावधानी बरतना सीख ही ली। दवाइयां बनाने के लिए बेहद शांत वातावरण चाहिए होता है। अगर मेरी जरा सी भी आवाज दखल दे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
अभी तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाद में जब तुम रसायन विद्या सीखोगे, अगर तुम इसी तरह लापरवाह बने रहे तो मुझे डर है कि तुम्हारी जान जल्द ही चली जाएगी। याओ लाओ मेज के एक तरफ गए और अपनी हथेली से हर सामग्री को धीरे से छुआ। सिर हिलाते हुए उनकी धीमी आवाज में थोड़ी गंभीरता झलक रही थी। शर्म से सिर झुकाए हुए जियाओ यान ने निर्देश प्राप्त करते हुए अपना सिर खुजलाया। शाओ यान की आज्ञाकारिता देखकर ही याओ लाओ ने राहत की सांस ली। उसने उदास भाव से अपनी हथेलियां फैलाईं और एक सफेद लौ फूट पड़ी। अपनी आत्मिक चेतना से लगातार अग्नि के तापमान को नियंत्रित करते हुए याओ लाओ ने खाली समय का लाभ उठाते हुए शियाओ यान पर एक नजर डाली, जो याओ लाओ की हथेली में जलती अग्नि को उत्सुकता से देख रही थी। थोड़ा हिचकिचाते हुए याओ लाओ ने धीरे से फुसफुसाया, अधिकांश रसायन शास्त्रियों की श्रेणी उनकी ज्वाला के रंग से पहचानी जा सकती है। सामान्य रसायन शास्त्रियों की ज्वाला का रंग हल्का पीला होता है। जैसे जैसे उनका पद बढ़ता है, ज्वाला का रंग गहरा होता जाता है और ज्वाला की शक्ति बढ़ती जाती है। ये सुनकर जियाओ यान ने पलकें झपकाईं, याओ लाओ के हाथों में जलती लौ की ओर इशारा किया और पूछा, तो गुरुजी, आपकी लौ सफेद क्यों है? हाँ, मैंने पहले जो कहा था वह आमतौर पर देखी जाने वाली कीमियागर ज्वालाओं के लिए था। लेकिन कीमियागरों के बीच ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए दो ऊंची पर निर्भर रहने के अलावा एक और विधि भी है। याओ लाओ ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, अर्थात लौ उधार लेना। लौ उधार लेना, ये शब्द अपरिचित नहीं थे। वह प्रत्येक शब्द का अर्थ समझता था, लेकिन जियाओ यान असमंजस में था। गोलियां बनाने के लिए आवश्यक लौ को कोई कैसे उधार ले सकता है? हाँ, बिल्कुल सही, लौ उधार लेना। सिर हिलाते हुए याओ लाओ हंसे। इस असीम संसार में कुछ दिव्य ज्वालाएं विद्यमान हैं। शायद ये ज्वालाएं आकाश से गिरे किसी उल्कापिंड से निकली हों, या शायद किसी ज्वालामुखी की गहराई से लाखों वर्षों तक लावा द्वारा निर्मित। इन दिव्य ज्वालाओं की शक्ति ऊर्जा से उत्पन्न ज्वालाओं की शक्ति से कई गुना अधिक है। इन ज्वालाओं से दवाइयां बनाने से उनकी प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। बस ये दिव्य ज्वालाएं अत्यंत प्रचंड हैं और दुर्लभ हैं, और अगर कोई मिल भी जाए तो उसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है। बहुत से रसायन शास्त्री अपना पूरा जीवन इन दिव्य ज्वालाओं की खोज में व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उन्हें एक भी प्राप्त नहीं हो पाती। आखिरकार दिव्य ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए आपको ज्वाला को अपने शरीर में लाना पड़ता है। हालांकि ज्वाला का स्वभाव अत्यंत विनाशकारी होता है। यहाँ तक कि जादुई स्वर्ण हीरा, जो सबसे कठोर धातुओं में से एक है, भी दिव्य ज्वाला की ऊष्मा को सहन नहीं कर पाता और आपका नश्वर शरीर आपको जिंदा जला देगा। इसलिए केवल कुछ ही भाग्यशाली लोग संयोगवश दिव्य ज्वाला की थोड़ी मात्रा को शुद्ध कर पाते हैं। एक बार जब ज्वाला शरीर से जुड़ जाती है तो ऐसे लोग बिना किसी अपवाद के रसायन शास्त्र की दुनिया में असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं। काफी देर तक स्तब्ध रहने के बाद जियाओ यान ने अपने होंठ चाटे। उसकी निगाहें याओ लाओ की हथेली में जलती हुई सफेद लौ पर टिकी हुई थीं और उसे हल्की सी बर्फीली ठंडक का एहसास हो रहा था। शिक्षक की ज्वाला एक प्रकार की दिव्य ज्वाला होनी चाहिए, है ना? जियाओ यान ने पूछा। हे, अपनी ज्वाला को ऊपर उठाते हुए याओ लाओ का चेहरा एक हल्की चमक से जगमगा उठा। आंखों में धधकते हुए उन्होंने कहा, दो ऊंची मुख्य भूमि के रसायन शास्त्री समाज में ज्ञात दिव्य ज्वालाओं को दिव्य ज्वाला रैंकिंग में स्थान दिया गया है। कुल 23 प्रकार हैं और मेरी ज्वाला 11वें स्थान पर है, जिसे अस्थि कंपा देने वाली ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की दिव्य ज्वाला केवल 100 वर्षों में एक बार प्रकट होती है, जब अत्यधिक शीतकाल और अत्यधिक यिन के मिलन के समय ग्रहण होता है। हड्डे कंपा देने वाली ज्वाला। बिना पलक झपकाए जियाओ यान उस उमड़ती हुई सफेद लौ को घूरता रहा और धीरे से खुद से कुछ बुदबुदाया। अध्याय 64, ची एकत्र करने वाली गोली का निर्माण। उस हड्डी कंपा देने वाली ज्वाला को पाने के लिए मैंने 8 साल तक अंधेरे में इंतजार किया, और जब आखिरकार ज्वाला को आत्मसात करने का समय आया तो तमाम तैयारियों के बावजूद मैं लगभग राख हो गया। याओ लाओ ने सिर हिलाते हुए आह भरी। उनके आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर एक दुर्लभ भय झलक रहा था। लगता है उस मुठभेड़ ने उन पर गहरा असर छोड़ा था। हालांकि यह बेहद खतरनाक था, लेकिन अंत में हड्डी कंपा देने वाली ज्वाला प्राप्त कर लेने से सब कुछ सार्थक हो गया। याओ लाओ ने गर्व से घोषणा की और अपने हाथ की हथेली में सफेद ज्वाला लहराते हुए मानो किसी बड़ी भीड़ को दिखा रहे हों। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने आगे कहा, दिव्य ज्वाला से न केवल आप बेहतर गुणवत्ता की गोलियां बना सकते हैं, बल्कि समान स्तर के शत्रु का सामना करने पर वह आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जियाओ यान ने उस भयंकर मंद सफेद लौ को देखा। उसका चेहरा ईर्ष्या से भर गया था। शाओ यान के चेहरे पर ईर्ष्या का भाव देखकर याओ लाओ खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसके चेहरे पर एक धूर्ता भरी मुस्कान आ गई। उसका लहजा बदलते हुए उसने कहा, स्वर्गीय ज्वाला जैसी उपलब्धि अभी तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। फिलहाल तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा यही होनी चाहिए कि तुम जल्द से जल्द एक दोजे बन जाओ। खेद से भरी शाओ यान ने सिर हिलाया। वह बस कुछ पल के लिए स्वर्गीय ज्वाला की लालसा से उमड़ी लार को पीकर वास्तविकता का सामना करने के लिए वापस लौट आया। शाओ यान को होश में आते देख याओ लाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसके हाथ के बीचों बीच सफेद लौ जलती रही और उसकी हल्की हल्की लपटें हवा में ऊपर उठती रहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही गायब हो गईं। एक सूखे हाथ ने स्याही पत्ती कमल की एक डंडी उठाई और धीरे से उसे आग में डाल दिया। जैसे ही स्याही पत्ती वाला कमल हड्डी कंपा देने वाली ज्वाला के संपर्क में आया, वह तुरंत जलकर स्याही जैसे काले तरल पदार्थ में बदल गया, जो ज्वाला के भीतर लुढ़कता रहा और अपनी छिपी हुई चमक को प्रकट करता रहा। सफेद लौ तेजी से भड़क उठी और उसकी तीव्रता बढ़ती गई। फिर भी जियाओ यान ने गौर किया कि अजीब बात यह थी कि सफेद लौ के आसपास की हवा ठंडी होती जा रही थी। याओ लाओ अपनी हथेली में जल रही लौ के तापमान को नियंत्रित करने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा था। अगर तापमान जरा सा भी बढ़ जाता तो स्याही जैसा काला तरल पदार्थ वाष्पीकृत होकर गायब हो जाता। जब लौ का तापमान कुछ समय के लिए एक निश्चित स्तर पर स्थिर रखा गया तो स्याही जैसे काले तरल पदार्थ के भीतर अचानक पीले रंग के अशुद्ध कण दिखाई देने लगे।
पीले रंग के अशुद्ध कणों को देखते हुए याओ लाओ ने अंततः हल्का सा सिर हिलाया। उंगली के हल्के से इशारे से पीले कण एकत्रित हुए और कुछ स्याही जैसे काले तरल के साथ मिलकर एक छोटी सी गेंद के रूप में अलग हो गए और मुख्य शरीर से बाहर निकल गए। पीली अशुद्धियों को हटाने के बाद एक एक करके अन्य छोटी छोटी हल्की पीली अशुद्धियां दिखाई देने लगी। इसी प्रकार याओ लाओ ने इन अशुद्धियों को भी साफ कर दिया। सफेद लौ जलती रही, उसके भीतर स्याही जैसा काला तरल पदार्थ, जो मूल रूप से आधी मुट्ठी जितना बड़ा था, सिकुड़कर मात्र अंगूठे के आकार का रह गया था। सफेद लौ के केंद्र में गहरा काला तरल पदार्थ एक काले मोती की तरह शांत और रहस्यमय ढंग से तैर रहा था। जब स्याही पत्ती कमल की पहली डंठल अंगूठे के आकार की हो गई, तो याओ लाओ ने अंततः उसे भूनना बंद कर दिया। उन्होंने बाकी 4 डंठलों को आग में डालकर भूनना जारी रखा और उन्हें शुद्ध तरल के 4 काले मोती जैसे गोलों में बदल दिया। अत्यंत तीव्र ज्वाला द्वारा लंबे समय तक शुद्धिकरण के बाद तरल पदार्थ के 5 छोटे पिंड धीरे धीरे आपस में विलीन हो गए। समलन के क्षण में आयतन में काफी विस्तार हुआ, लेकिन एक पल बाद ही यह सिकुड़कर केवल अंगूठे के आकार का रह गया। सफेद लौ में काफी देर तक लोटपोट होने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तरल के स्याही जैसे कालेपन के भीतर एक छोटी सी सफेद लौ नाच रही हो। ये देखकर याओ लाओ ने एक ही झटके में मेज पर रखे सर्प विष फल को उठाया और उसे आग में फेंक दिया। जैसे ही नाग विष फल ज्वाला में प्रवेश किया, वह गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ में परिवर्तित हो गया, जिससे बर्फीली हवा के अंश निकल रहे थे। गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ से अशुद्धियों को हटाते हुए याओ लाओ ने धीरे धीरे उस गहरे हरे तरल पदार्थ को जलते हुए स्याही जैसे काले तरल पदार्थ से ढक दिया। जी अलग अलग गुणों वाले 2 तरल पदार्थों के मिलने पर अजीबोगरीब आवाजें गूंज उठी और भयंकर लौ के भीतर से सफेद धुएं का गुबार उठा। जैसे जैसे धुएं का गुबार धीरे धीरे कम होता गया, लौ के भीतर से एक खुरदरी गोली जैसी वस्तु बनने लगी। लगभग बन चुकी गोली को शांतिपूर्वक निहारते हुए याओ लाओ ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। एक बार फिर उन्होंने स्पिरिट गैदरिंग ग्रास और जल गुण श्रेणी 2 के मैजिक स्टोन को आग में फेंक दिया। द्रव में पिघलना, अशुद्धियों को दूर करना, आपस में जुड़ना, ये तीनों क्रियाएं जटिल प्रक्रियाएं थीं जिनमें सावधानीपूर्वक प्रयास की आवश्यकता होती थी। फिर भी याओ लाओ ने इन सभी को ऐसे पूरा किया मानो ये एक ही सहज गति हो, बिना एक बार भी रुके। याओ लाओ की तेज और सटीक चालों को देखकर यहाँ तक कि शाओयान, जो कीमियागरों के तरीकों से अपरिचित था और अभी तक इस कला की बुनियादी बातों को भी नहीं समझ पाया था, वह भी मन ही मन याओ लाओ की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। स्पिरिट गैदरिंग ग्रास की मदद से मैजिक स्टोन में व्याप्त उग्र शक्ति को निष्क्रिय करते हुए शुद्ध हल्के नीले रंग की ऊर्जा को गोली जैसी वस्तु में तब डाला गया जब वह अभी भी बन रही थी। जब नीली ऊर्जा की आखिरी बूंद गोली में समा गई, तो खुरदरी सी दिखने वाली गोली जैसी वस्तु फिर से चिकनी और फिसलन भरी आकृति में बदल गई। गोली की सतह पर एक हल्की नीली चमक दिखाई दे रही थी, जिससे वह बेहद खूबसूरत और शानदार लग रही थी। सभी चरणों को पूरा करने के बावजूद याओ लाओ यही नहीं रुके। इसके बजाय उन्होंने गोली को लगभग 10 मिनट तक आग में गर्म किया और अंत में अपनी हथेली में जल रही सफेद लौ को बुझा दिया। जब आग बुझ गई, तो याओ लाओ के बाएं हाथ ने तेजी से मेज से एक जेड की बोतल को अपनी ओर खींच लिया और गहरे हरे और हल्के नीले रंग की गोली को तरल रूप से बोतल में डाल दिया। उफ! याओ लाओ ने लंबी आह भरते हुए जेड की बोतल शियाओ यान की ओर फेंक दी। फिर उसने इतराते हुए कहा, देख लो। जेड की बोतल को सावधानीपूर्वक ग्रहण करते हुए जियाओ यान ने उत्साहपूर्वक उसे अपनी नाक के पास लाकर सूंघा। एक जानी पहचानी सुगंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई, जिससे उसे नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। बोतल के अंदर मौजूद नीले हरे रंग की गोली को देखते हुए जियाओ यान की उत्कृष्ट आत्मिक अनुभूति ने उसे स्पष्ट रूप से यह एहसास दिलाया कि यह क्यूई गैदरिंग पाउडर गुणवत्ता और प्रभावशीलता दोनों में नालन यानरान द्वारा पहले लाए गए पाउडर से बेहतर था। नालन यानरान के चेहरे के हाव भाव और लहजे के बारे में सोचते हुए जब उसने गोली पकड़ी हुई थी, तो शियाओ यान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने गर्म जेड की बोतल को कसकर पकड़ लिया और गहरी सांस छोड़ी। 4 साल बीत चुके थे, अब आखिरकार वह एक बार फिर उस स्तर पर कदम रख सकता था। अध्याय 65 डूजे उन्नति। हालांकि जियाओ यान को एकत्र करने वाली गोली मिल गई थी, लेकिन उसने तुरंत उसका सेवन नहीं किया, बल्कि उसने अपनी बेचैनी को जबरदस्ती दबाते हुए एक गहरी सांस ली और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। शाओ यान जानता था कि अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति में डोउजे बनने की प्रक्रिया शुरू करता है, तो विफलता की संभावना 70% से अधिक है। हालांकि याओ लाओ आसानी से एक और ची गैदरिंग पिल बना सकता था, शाओ यान अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता था जिसे आसानी से टाला जा सकता था। ये देखकर कि शियाओ यान तुरंत डोउजे स्तर को पार करने के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम था, याओ लाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। चेहरे पर उस प्रसन्नता के भाव के साथ उसका शरीर चमक उठा और वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर रिंग में गायब हो गया। ची गैदरिंग पिल के पूरा होने के बाद शियाओ यान के प्रशिक्षण की गति धीरे धीरे स्थिर हो गई। प्रतिदिन वह शियाओ कबीले के पीछे स्थित पहाड़ों पर जाकर अपने डो स्किल्स का अभ्यास करने से पहले 1 घंटे डोची का अभ्यास करता था। यदि समय मिलता तो शियाओ यान शुनेर के साथ वुतांग शहर में घूमने जाता था। कुल मिलाकर वह एक बेहद संतुष्टिदायक और आरामदेह जीवन जी रहा था। इस आरामदेह जीवन के 5 दिन बीत जाने के बाद जियाओ यान को अंततः लगा कि वह अपनी सर्वोत्तम स्थिति में है। अब डोउजे बनने का प्रयास करने का सबसे अच्छा समय था। शाओ कबीले की जागीर के पीछे पहाड़ों में एक चट्टान के नीचे एक गुप्त गुफा थी। ये गुफा लगभग 1 मीटर चौड़ी थी और शाओ यान ने इसे अपने प्रशिक्षण स्थल के रूप में विशेष रूप से चुना था। चट्टान के दूसरी ओर धुंध भरे बादल थे, जबकि धुंध के नीचे शैतानी जानवरों की पर्वत श्रृंखला थी, जो कई भयंकर जानवरों से भरी हुई थी। चट्टान के नीचे एक ऐसी गहरी खाई थी जिसकी गहराई में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। गुफा में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता एक संकरा मार्ग था, जिसे शाओ यान ने शाखाओं और पत्थरों का उपयोग करके छिपा दिया था।
इसलिए शाओ यान को पूरा विश्वास था कि यदि वह इस स्थान को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए चुनता है तो उसे कोई परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे सांस लेते हुए जियाओ यान ने जहर की बोतल निकाली। बोतल को झुकाने पर एक नीले हरे रंग की गोली बाहर लुढ़क गई। चमकीली और चिकनी ची गैदरिंग पिल को निहारते हुए शियाओ यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने एक बार फिर उस मन को सुकून देने वाली सुगंध को महसूस किया। होठों को चाटते हुए शियाओ यान ने बिना किसी झिझक के गोली मुंह में डाल ली। जैसे ही ची गैदरिंग पिल उसके मुंह में गई, उसके मुंह से बर्फीली ठंडक का एहसास होने लगा। पल भर में उसके मुंह से एक हल्की गर्म शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में स्थानांतरित होने लगी, जिससे शियाओ यान के शरीर में एक जोरदार झटका लगा। शांत चेहरे के साथ जियाओ यान ने दोनों हाथों से ऊर्जा को अवशोषित करने की मुद्रा बनाई। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी क्योंकि उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा उसके विचारों के अनुरूप प्रतिक्रिया करते हुए गोली से प्राप्त शक्तिशाली और शुद्ध सार के साथ तेजी से जुड़कर उसे और भी परिष्कृत करने लगी। छोटी सी गुफा के भीतर पहले से शांत वातावरण अचानक हलचल से भर गया क्योंकि सफेद रंग की डोजीची की रेखाएं हवा से एकत्रित होकर लगातार शियाओ यान के शरीर में प्रवाहित होने लगी। दर्द से होंठ काते हुए उसके शरीर के भीतर दो ऊर्जाओं का टकराव हुआ और उसके पूरे शरीर में फैली नसों से दर्द की लहरें उठने लगी। सौभाग्य से जियाओ यान की नसें एक आम इंसान की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, इसलिए दर्द होने के बावजूद उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसके शरीर में डोची शुद्ध हरी ऊर्जा सार को घेरे हुए थी और उसे तेजी से परिष्कृत कर रही थी। हरी ऊर्जा लगातार सफेद डोची में परिवर्तित हो रही थी और नवगठित डोची द्वारा इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने के कारण शियाओ यान के शरीर के भीतर डोची इतनी तेजी से फैल गई कि उसे नंगी आंखों से भी बढ़ते हुए देखा जा सकता था। यद्यपि गोली से प्राप्त शुद्ध सार को निरंतर परिष्कृत किया जा रहा था, फिर भी वह सार लगातार प्रवाहित होता रहा। जब भी डोची सार के एक बैच को परिष्कृत करने में सफल होता, हरी ऊर्जा का एक नया और बड़ा बैच प्रवाह के साथ आगे बढ़ता। शरीर के भीतर डोऊची के शुद्धिकरण और बाहर से अवशोषण दोनों के कारण शियाओ यान के शरीर के भीतर की डोऊची धीरे धीरे उसके शरीर के चैनलों के एक बड़े हिस्से में भर गई। पहले की तरह शोधन प्रक्रिया जारी रही। जब गोली का सार अंततः कम होने लगा तो अपनी शक्ति में तीव्र वृद्धि के नशे में चूर जियाओ यान को अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर में डोऊची एक नाजुक बिंदु तक बढ़ गई है और अब इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता है। बढ़ती हुई डोऊची के कारण शियाओ यान की नसें फड़कने लगी और तीव्र दर्द की लहरों के परिणामस्वरूप शियाओ यान के मुंह के कोने फट गए। जल्दी करो, डोऊची चक्रवात को संघनित करो, इससे पहले कि यह फट जाए। याओ लाओ की चीख बिजली की कड़क की तरह शियाओ यान के दिल में गूंज उठी। ठंडी हवा में गहरी सांस लेते हुए शाओ यान के हाथ की मुद्रा अचानक एक समझ के साथ बदल गई। अपने अंगूठे और मध्यमा उंगलियों को एक ही स्थान पर छूते हुए उसके हाथ की 10 उंगलियों ने एक अजीब सी मुद्रा बनाई। शाओ यान ने ये कदम वर्षों पहले उठाया था और इसलिए जब उसने इसे एक बार फिर इस्तेमाल किया तो यह पानी की तरह सहज और निर्बाध रूप से बह निकला। हाथ की मुद्रा में बदलाव के बाद शियाओ यान के शरीर के भीतर उमड़ती हुई डोऊची अचानक पेट से एक जंगली और भयंकर खिंचाव बल के साथ नीचे की ओर बहने लगी। जब सारी डोऊची पेट के क्षेत्र में एकत्रित हो गई तो सफेद डोऊची धीरे धीरे दूधिया सफेद रंग में बदलने लगी। जल्दी से दाऊची को संपीड़ित करो, अपनी आत्मा बोध शक्ति का प्रयोग करके इसे संपीड़ित करो। यदि दाऊची चक्रवात में संघनित नहीं हो पाई तो तुम एक बार फिर 8 दुवांची पर गिर जाओगे। याओ लाओ की चीख एक बार फिर शाओ यान के हृदय में गूंज उठी। अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए जियाओ यान ने अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित किया। पल भर में उसकी असाधारण आत्मिक बोध शक्ति ने डोऊची पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तीव्र संपीड़न शुरू हो गया। दूधिया सफेद रंग की डोऊची ने आत्मा की अनुभूति के मार्गदर्शन का विरोध किया और हिंसक रूप से मंथन करने लगी। हालांकि प्रतिरोध किसी भी तरह से कमजोर नहीं था, लेकिन जियाओ यान की आत्मा बोध क्षमता ने याओ लाओ को भी चौंका दिया था। इस प्रकार डोऊची प्रतिरोध एक प्रार्थना करने वाले कीड़े के समान था जो कार को रोकने की कोशिश कर रहा हो, केवल थोड़ा सा प्रतिरोध करने के बाद अनिच्छा से पीछे हट जाता है। जब डोऊची को हथेली के आकार तक संकुचित किया गया तो वह जम गया और हिलना बंद कर दिया। फिर से दबाओ, याओ लाओ चिल्लाया। दांत पीसते हुए जियाओ यान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। सफेद डोऊची के चारों ओर फैली आध्यात्मिक अनुभूति अचानक चरम पर पहुंच गई और फिर बेरहमी से नीचे की ओर दबाव डालने लगी। टकराना। शाओ यान के शरीर के भीतर से एक हल्की दबी हुई सी आवाज धीरे से सुनाई दी। इसके बाद डोऊची का प्रतिरोध अंततः समाप्त हो गया, जिससे जियाओ यान पूरी तरह से थकी हुई रह गई। एक गहरी आह निकली और शियाओ यान बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। थकान के कारण उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। गुफा की ठंडी जमीन पर लेटे हुए जियाओ यान ने एक बार फिर भरपूर ऊर्जा का अनुभव किया जो उसने 4 वर्षों से महसूस नहीं की थी। उसके होठों पर एक मुस्कान तैरती हुई धीरे धीरे चौड़ी होती गई, अंततः एक खिलखिलाहट भरी हंसी में, एक जोरदार ठहाके में। अध्याय 66 ज्वाला मंत्र। बर्फीली ठंडी पथरीली जमीन पर काफी देर तक लेटे रहने के बाद जियाओ यान आखिरकार चैन की सांस ले पाया। उसके चेहरे पर झलकती सच्ची खुशी को छुपाना मुश्किल था और उसने अभ्यास की मुद्रा में आने से पहले अपने सुन्न पैरों को आजमाया। शाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने विचारों को धीरे धीरे अपने शरीर के रहस्यों में उतरने दिया। आंतरिक दृष्टि। यह एक ऐसी सहायक तकनीक है जो केवल 2 स्तर और उससे ऊपर के साधकों के लिए ही उपलब्ध है। शक्ति जितनी अधिक होगी, शरीर के गहरे रहस्यों को जानने और समझने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। उसके विचार उसके पेट के भीतरी हिस्से तक पहुंच गए, जहां हथेली के आकार का एक दूधिया सफेद भंवर धीरे धीरे हलचल मचा रहा था। उस भंवर के चारों ओर मलाई जैसी सफेद ऊर्जा धुंध के रूप में घूम रही थी। अपने विचारों में उस छोटे से भंवर का अवलोकन करते हुए जियाओ यान ने सिर हिलाया। वह संतुष्ट था। यद्यपि भंवर छोटा था, लेकिन उसमें समाहित ऊर्जा उसकी 9 दुवांची की ऊर्जा से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। 2 और 9 दुवांची की प्रकृति भिन्न भिन्न थी।
डोउजे बनने से पहले आत्मसात की गई ऊर्जा को वास्तव में डोउजीची कहा जाता था। डोउजे बनने के बाद आत्मसात की गई ऊर्जा को अब वास्तविक डोउची के रूप में जाना जाता था। हालांकि उनके नामों में केवल एक शब्द का अंतर था, लेकिन वास्तविक अंतर स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करने जैसा था, पूरी तरह से अतुलनीय। शाओ यान ने सचेतन रूप से अपने विचारों को भंवर पर नियंत्रण करने की ओर निर्देशित किया। इसके नियंत्रण में दूधिया सफेद रंग की ऊर्जा की एक धारा तेजी से भंवर से बाहर निकली और चारों ओर घूमने लगी। अपने विचारों से भंवर को लगातार नियंत्रित करते हुए, उससे ऊर्जा को बाहर निकालते और वापस सोखते हुए शियाओ यान की निपुणता धीरे धीरे बढ़ती गई। जब वह संतुष्ट हो गया, तभी उसने अंततः इस खेल जैसे अभ्यास को रोका और अपने विचारों को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया। उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं, जिससे एक दूधिया सफेद रोशनी दिखाई दी जो लगभग 10 सेकंड तक बनी रही और फिर उसकी काली पुतलियों के भीतर गायब हो गई। इसके बाद शाओ यान ने अपना मुंह खोलकर गंदी और अशुद्ध हवा का एक घूंट बाहर थूका, जिसके बाद उसके चेहरे की रंगत में उल्लेखनीय चमक आ गई। गर्दन को फैलाने के लिए सिर को इधर उधर घुमाते हुए चटकने की आवाजें सुनाई दी, जिससे शियाओ यान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुफा के ठीक बाहर तैरती हुई याओ लाओ की प्रेत जैसी आकृति को निहारते हुए शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता। यह आपका सौभाग्य है कि आपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक ची भंवर का निर्माण कर लिया। याओ लाओ ने उदासीन स्वर में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, ज्यादातर तो मैं अपनी क्षमताओं पर ही निर्भर था। जियाओ यान ने कंधे उचकाते हुए पलटकर जवाब दिया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर एक विनम्र भाव आ गया। हाथ बढ़ाते हुए उसने थोड़ा शर्माते हुए पूछा, गुरुजी, मैं पहले ही 2 स्तर तक पहुंच चुका हूं, क्या अब मुझे ची तकनीक सिखाने का समय नहीं आ गया है? याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाई। उसका शरीर गुफा में तैरता हुआ आया और वह धीरे से शियाओ यान के सामने बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने गंभीर भाव से पूछा, तुम्हें कौन सी ची तकनीक चाहिए? अच्छा, वो स्वर्ग स्तरीय ची तकनीक से भी ज्यादा अजीब चीज है वो जो विकसित हो सकती है। जियाओ यान ने अपना सिर खुजाते हुए कुछ शर्मिंदा स्वर में पूछा। शाओ यान की बात सुनकर याओ लाओ के चेहरे पर दुविधा का भाव झलक उठा और अप्रत्याशित रूप से वह चुप रहा। गुरुजी, क्या हुआ? क्या आपने उसी तकनीक के बारे में झूठ बोला था? याओ लाओ के चेहरे के भाव देखकर शियाओ यान घबराकर पूछने लगी। जिस ची तकनीक के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वह वास्तव में विकसित हो सकती है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। याओ लाओ ने फुसफुसाते हुए कहा। याओ लाओ द्वारा अपने प्रश्न की पुष्टि होते सुनकर शियाओ यान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अपने हाथों को घुमाते हुए उसने सावधानी से पूछा, तो क्या आप मुझे इसका उपयोग करने देंगे? यह विचित्र ची तकनीक वास्तव में विकसित हो सकती है, लेकिन इसमें जोखिम बहुत अधिक है। याओ लाओ ने लंबे समय तक चुप रहने के बाद कहा। याओ लाओ के चेहरे के भाव देखकर जियाओ यान ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और पूछा, कितनी ऊंचाई तक? याओ लाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को इस ची तकनीक का अभ्यास करते नहीं देखा और न ही किसी को इसका उपयोग करते सुना है। इसलिए मुझे नहीं पता कि इसमें कितना जोखिम है, लेकिन अपने अनुभव और इस तकनीक की कठिनाई को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सफलता की अधिकतम दर 20% से अधिक नहीं होगी। 20%? शियाओ यान का चेहरा सख्त हो गया, इतना कम? याओ लाओ ने आह भरी और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे डर है कि यह इतना कम है। कड़वी मुस्कान के साथ माथे को मलते हुए जियाओ यान अभी भी एक विकसित ची तकनीक सीखने के अवसर को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। एक ऐसी ची तकनीक को सीखने का प्रलोभन जो स्वर्ग स्तर की ची तकनीक में विकसित हो सके, बहुत बड़ा था। शिक्षक, क्या आप मुझे इस ची तकनीक का संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं? याओ लाओ ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और थोड़ी देर बाद फुसफुसाते हुए कहा, इस ची तकनीक के विकसित होने की आवश्यकताएं उन स्वर्गीय ज्वालाओं से संबंधित हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। शाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं और वह चुपचाप ध्यान से सुनने लगा। ठीक है, मुझे ये 2 ची तकनीक संयोगवश प्राप्त हुई। इस ची तकनीक का मूल रूप से कोई नाम नहीं था, लेकिन मैंने इसे ज्वाला मंत्र नाम दिया। यहाँ तक बोलते हुए याओ लाओ ने अपने चेहरे के मिले जुले भावों को छिपाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि इस 2 ची तकनीक को प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने पहले बताई थी। ज्वाला मंत्र का विकास तो हो सकता है, लेकिन इसकी एक पूर्व शर्त यह है कि इसे कच्चे माल के रूप में एक स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विकास के साथ इसे एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला को आत्मसात करना पड़ता है। याओ लाओ की आवाज कुछ कर्कश हो गई। आपको ये जानना चाहिए कि स्वर्गीय ज्वालाएं इस दुनिया में ऊर्जा के सबसे हिंसक रूपों में से एक हैं। यदि आप इसे पा भी लेते हैं, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप इसे आत्मसात कर पाएंगे। अतीत में जब मैंने इस रौनक कंपा देने वाली ज्वाला की खोज की थी, तो मैं लगभग जलकर राख हो गया था। इस विधि का सबसे भयावह पहलू विभिन्न स्वर्गीय ज्वालाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। इनमें से कोई भी एक स्वर्गीय ज्वाला किसी व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के कगार पर ला सकती है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति का क्या होगा जिसके शरीर में 2 प्रकार की स्वर्गीय ज्वालाएं हों। याओ लाओ के रहस्यमय चेहरे को देखकर शियाओ यान भी बुरी तरह डर गई। दिव्य ज्वालाओं को निगलकर विकास करना। हे भगवान, आपको ये भी पक्का नहीं पता कि आप ज्वाला को ग्रहण कर पाएंगे या ज्वाला आपको भस्म कर देगी। इस ची विधि का रचयिता जरूर पागल होगा। यद्यपि ये तकनीक आपकी कल्पना से परे खतरनाक है, फिर भी मुझे इसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। यदि इस पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली जाए, तो 2 ची महाद्वीप में कुछ अनियमित लोगों को छोड़कर कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। याओ लाओ ने आह भरी। शाओ यान ने सिर हिलाया, उसकी क्षमता को देखकर वह थोड़ा अचंभित थी। अगर कोई दिव्य ज्वालाओं के कुछ प्रकारों को नियंत्रित कर सकता है, तो एक डोउ शेंग भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक ये तभी संभव है जब वह व्यक्ति पहले दिव्य ज्वालाओं में भस्म न हो जाए। शियाओ यान को देखते हुए याओ लाओ ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद पूछा, अब क्या तुम इसे अभी भी सीखना चाहते हो? शाओ यान चुपचाप थोड़ा कांप उठी।
अध्याय 67 विकल्प। ज्वाला मंत्र के बारे में जियाओयान सचमुच इसे छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार तियान दो ऊंची तकनीक में विकसित होने की क्षमता वास्तव में लुभावनी थी। इस विशाल दो ऊंची महाद्वीप पर तियान रैंक की दो ऊंची तकनीक सबसे शक्तिशाली बनने के टिकट के बराबर होगी। हालांकि ची विधि शक्तिशाली थी, फिर भी सफलता दर 20% भी नहीं थी। ये तथ्य अधिकांश लोगों को हतोत्साहित कर देता। अपनी 10 उंगलियों को कसकर आपस में जोड़ते हुए जियाओयान के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे, कभी झिझकते तो कभी परेशान होते। शाओयान के चेहरे पर दिख रही चिंता को शांत भाव से देखते हुए याओ लाओ के बुरे चेहरे पर भी मिश्रित भाव दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से आह भरी, इस मामले का फैसला सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं भी ज्यादा दखल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। शून्य नाम की लड़की के प्रति आपके क्या विचार हैं? क्या? याओ लाओ द्वारा इस विषय पर पूछे जाने पर शियाओयान चौंक गया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कुछ देर बाद उसने मुंह खोला और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, गुरुजी, आप अचानक इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? शून्य मेरी छोटी बहन है। उसके प्रति मेरे मन में क्या भावना हो सकती है? इन आखिरी शब्दों पर शियाओयान थोड़ा कमजोर महसूस करने लगा। हे बहन, तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारा उससे जरा भी खून का रिश्ता नहीं है। ये खूबसूरत लड़की अभी सिर्फ 15 या 16 साल की है, फिर भी शाओ कबीले की युवा पीढ़ी उसकी इतनी तारीफ करती है। जब वह बड़ी हो जाएगी तो फिर कहने को क्या बचेगा? यहाँ तक बोलते हुए याओ लाओ ने शाओयान की तरफ एक नजर डाली। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, अगर तुम इस बात के बारे में सोचो कि एक दिन कोई दूसरा आदमी उससे शादी कर ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए शियाओयान ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और फुसफुसाते हुए कहा, लगता है इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। चूंकि आपको यह स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो अपने दिल में आप उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन के रूप में ही न समझें। याओ लाओ मुस्कुराते हुए भी बोल रहे थे और नहीं भी। उसका चेहरा एक बार फिर लाल हो गया। शियाओयान अवाक रह गया और कुछ बुदबुदाया। उसने बेबसी से अपनी बाहें फैलाईं और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, शिक्षक, आप असल में क्या कहना चाहते हैं? ये सब इसलिए था ताकि आप उसके प्रति अपनी भावनाओं को लेकर स्पष्ट हो सकें। चूंकि आप दोनों के विचार पहले से ही अस्पष्ट हैं, इसलिए आपको अपनी क्षमता और विकास की संभावनाओं का आकलन करना चाहिए। याओ लाओ ने अपना चेहरा समेटते हुए एक गहरी सांस ली और कुछ संदेह के साथ बोला, उस लड़की का अतीत थोड़ा डरावना है। मुझे उसके अतीत के बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता। किसी तरह छोटे शाओ कबीले का उनसे कुछ संबंध है। हालांकि केवल यही आप दोनों के बीच की खाई को नहीं पाट सकता। आप दोनों के बीच सामाजिक स्थिति का अंतर वास्तव में बहुत अधिक है। भले ही वह लड़की आपको पसंद करती हो, लेकिन उसके पीछे के लोग इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। अपनी आंखें बंद करके शियाओयान ने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा और उन्हें कसकर पकड़ लिया। यह महाद्वीप एक ऐसी दुनिया है जहां शक्ति का सम्मान किया जाता है। शक्ति होना ही गरिमा का प्रतीक है। तुमने पहले नालन यानरान का व्यवहार देखा। उसके इतने घमंडी होने और तुम्हें नीचा दिखाने की वजह उसकी पृष्ठभूमि है। उसकी शक्ति तुमसे कहीं अधिक है। शियाओयान के हावभाव को देखकर याओ लाओ ने गंभीर और भावुक शब्दों में आह भरी। शून्य के पीछे छिपी शक्ति मिस्टी क्लाउड गुड से भी कहीं अधिक भयावह है। इसलिए उनकी नजर में तुम महज एक कीड़े के समान हो। भले ही तुम में असाधारण प्रतिभा हो, फिर भी वे तुम्हें कोई महत्व नहीं देंगे। सच तो यह है कि इतने वर्षों में उन्होंने कई असाधारण प्रतिभाओं को देखा है। यदि तुम अपनी शक्ति से उन्हें भयभीत कर सको, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। शाओयान ने अपनी नाक को छुआ और कंधे उचकाते हुए धीरे से पूछा, क्या ज्वाला मंत्र का अभ्यास करने से मुझे उस तरह की शक्ति मिलेगी? दरअसल ज्वाला मंत्र का सफलतापूर्वक अभ्यास करने से ही आपको वह मौका मिलेगा। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर से घूरने लगा। हल्की सी आह भरते हुए जियाओयान ने अपनी ठुड्डी को सहारा दिया। बीते दिनों की उस सुंदर लड़की की मुस्कान धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने प्रकट हो उठी। उसकी मधुर घंटी जैसी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। एक लंबी सांस लेते हुए शाओयान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शिक्षक ने इतना सब कुछ कह दिया है और फिर भी इसे मेरे फैसले में दखल न देना कहते हैं। याओ लाओ ने अपने मुरझाए और बूढ़े चेहरे पर हाथ फेरते हुए अजीब सी हंसी हंसी। थोड़ा शर्मिंदा होकर उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, मैं मानता हूं कि शायद मेरा इरादा आपको उकसाने का था, लेकिन मेरी नज़र में मैं सच में चाहता था कि आप इस ज्वाला मंत्र का अभ्यास करें। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस समय सिर्फ एक आत्मा हूं, है ना? याओ लाओ ने अपनी बाहें फैलाते हुए पूछा। शाओयान ने सिर हिलाया। दूसरे लोग तो मर गए होंगे, लेकिन मेरी आत्मबोध शक्ति दूसरों से कहीं अधिक प्रबल है, इसलिए मैं किसी अजीबोगरीब तरीके से इस रूप में जीवित बच गया हूँ। याओ लाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मानो वह खुद का मजाक उड़ा रहा हो। मुझे इस तरह जीना पसंद नहीं है। हर दिन मुझे एक नकली और खोखला भ्रम लगता है। मुझे अभी भी व्यक्तिगत रूप से कई काम पूरे करने हैं, इसलिए मुझे इस आध्यात्मिक अवस्था से बाहर निकलना होगा। शिक्षक पुनर्जीवन चाहते हैं। जियाओयान ने थोड़ा अविश्वास से पलकें झपकाईं। स्तब्ध होकर उसने आगे कहा, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो मरे हुए को पुनर्जीवित कर सके, है ना? सामान्य परिस्थितियों में तो ऐसा ही होता है। सहमति में सिर हिलाते हुए याओ लाओ के चेहरे पर एक जोशीला भाव आ गया और उन्होंने आगे कहा, लेकिन ज्वाला मंत्र के कुछ अस्पष्ट वर्णनों के अनुसार यदि इसे सफलतापूर्वक सीख लिया जाए तो व्यक्ति कुछ प्रकार की दिव्य ज्वालाओं को मिलाकर एक ऐसा शरीर बना सकता है जिसमें आत्मा निवास कर सके। ऐसा शरीर प्राप्त करना मेरे लिए एक प्रकार का पुनर्जन्म होगा। अखाड़े में मैंने अनगिनत साल अंधकार में संसार में बिताए हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसकी आत्मा को समझने की शक्ति इतनी प्रबल हो कि वह मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि अंततः आपसे मिला। उस झुर्रीदार और वृद्ध चेहरे की रेखाओं में गहरा दुख झलक रहा था, हालांकि इसे केवल एक बहुत ही ध्यान से देखने वाला व्यक्ति ही समझ सकता था।
याओ लाओ ने शियाओ यान की घोर काली आंखों में देखा जो उसे घूर रही थी। कड़वी मुस्कान के साथ उसने आगे कहा, हे, इन शब्दों को एक बूढ़े आदमी की व्यर्थ की बड़बड़ाहट समझो। अफसोस, हालांकि मैंने कहा था कि मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन अंत में मुझे बोलना ही पड़ा, मैं सचमुच। दुख से सिर हिलाते हुए याओ लाओ ने अपने जुरीदार हाथों को आगे बढ़ाया। एक हल्के से इशारे के साथ एक काला और एक लाल स्क्रॉल दोनों हाथों में हल्के से चमकते हुए दिखाई दिए। लाल स्क्रॉल अग्नि से संबंधित लोडीची विधि है जबकि काला स्क्रॉल ज्वाला मंत्र है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए। उनका मुरझाया हुआ चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया और उन्होंने धीरे से कहा, अपनी पसंद खुद चुनो और उन कारकों के बारे में सोचो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। बस याद रखना कि तुम्हारी पसंद चाहे जो भी हो, तुम हमेशा मेरे शिष्य रहोगे और मैं इसके लिए तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगा। शाओ यान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सामने रखे दो चमकते हुए स्क्रॉल को निश्चिंत होकर देखा। कुछ देर बाद उसने अपने होठों को चाटा और मुस्कुराते हुए आलस से कंधे उचकाए। हालांकि मुझे मृत्यु से डर लगता है, पर शक्ति के बिना कोई सम्मान नहीं। नालन यानरान ने उस दिन मुझे जिस तरह का अपमान दिया था, मैं उसे दोबारा कभी नहीं सहूंगा। और फिर भी, अगर सब ठीक नहीं रहा, तो मैं हमेशा किसी और ची विधि को अपना सकता हूँ। सिर हिलाते हुए, शियाओ यान के पहले से ही नाजुक चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी। याओ लाओ की थोड़ी लाल और नम आंखों में, शियाओ यान को काले स्क्रॉल को मजबूती से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए देखा जा सकता था। जब उसका हाथ उस स्क्रॉल को छुआ, तो वह सूचनाओं की एक धारा में परिवर्तित हो गया जो सीधे शियाओ यान के दिमाग में प्रवाहित होने लगी। अध्याय 68, गिरी हुई हृदय ज्वाला। संकरी गुफा में, याओ लाओ आंखें बंद करके शियाओ यान को डोउची का अभ्यास करते हुए देख रहे थे। अपने लाल आंखों को हाथों से मलते हुए, याओ लाओ जानते थे कि शियाओ यान द्वारा इस खतरनाक तकनीक को चुनने के पीछे उनका भी कुछ हाथ था। उनके बूढ़े हृदय में भावनाएं उमड़ पड़ी और उन्होंने आकाश की ओर देखा। एक गहरी आह भरते हुए उन्होंने कहा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ रसायन शास्त्री बनाऊंगा। दो उसे बनने की सफलता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ची विधि का अभ्यास करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। किसी तकनीक का अभ्यास करने के बाद शरीर के भीतर मौजूद गुणहीन दूध या सफेद दोउची अभ्यास की गई तकनीक के समान गुणों वाली हो जाती है। पहले दो की हुई परिवर्तन के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं थी, इसलिए लगभग 2 घंटे बाद जियाओ यान ने पालथी मारकर बैठने की स्थिति से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। दोउची तकनीक का अभ्यास करने के बाद शियाओ यान पहले की तुलना में अधिक जीवंत और ऊर्जावान दिख रहा था। उमंग में डूबा हुआ उसका कोमल चेहरा किसी सुंदर जेड रत्न की तरह और भी चमक रहा था। गुफा की रोशनी पहले से कहीं अधिक तेज हो गई थी, जिससे आंखों को अभ्यस्त होने में कुछ देर तक जियाओ यान की पलकें झपकी। हल्के से मुस्कुराते हुए वह जानता था कि संवेदनशीलता में यह वृद्धि ची विधि के अभ्यास के कारण हुई है। क्या तुम सफल हुए? याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, जियाओ यान ने सिर हिलाते हुए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसके शरीर के भीतर का ची भंवर घूमने लगा और हल्के पीले रंग की डोची की एक धारा भंवर से निकलकर उसकी हथेली पर स्थित एक एक्यूपंक्चर बिंदु पर आकर रुक गई। डोउची को साकार करना केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव था जिन्होंने कम से कम दा डोउची स्तर प्राप्त कर लिया हो। वर्तमान में शियाओ यान के पास स्पष्ट रूप से उस स्तर की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसके शरीर में मौजूद डोउची उसकी हथेली पर स्थित एक्यूपंक्चर बिंदु से बाहर नहीं निकल पाई। डोउची वहीं अटकी रही, जिससे शियाओ यान की गोरी हथेली धीरे धीरे हल्के पीले रंग की चमक से भर गई, मानो कोई बुझी हुई मोमबत्ती हो जो मुश्किल से ही अंधेरे को दूर कर पा रही हो। हल्का पीला रंग लो हुआंग ची विधि से जुड़ी अग्नि का रंग था। ची विधि का स्तर जितना ऊंचा होता था, रंग उतना ही गहरा होता था। अपनी हथेली पर हल्की पीली रोशनी को देखते हुए शियाओ यान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। सिर उठाकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, इस ज्वाला मंत्र के विकसित होने से पहले मेरी डोची लगभग सभी से कम स्तर की होगी। उच्च स्तर वालों की तो बात ही छोड़िए, मैं तो अपने ही स्तर के किसी ऐसे व्यक्ति को भी हराने की गारंटी नहीं दे सकता जिसने जुबान स्तर की विधि का अभ्यास किया हो। यद्यपि ज्वाला मंत्र अभी निम्न हुआंग स्तर का है, फिर भी इसकी शक्ति मध्य हुआंग स्तर के मंत्र से कम नहीं है। इसके अलावा, यद्यपि तुम्हारी ची विधि कमजोर है, क्या तुम्हारे पास अभी भी 2 तकनीकें नहीं हैं? 3 जुबान स्तर की 2 तकनीकें तुम्हारी विधि की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए शाओ यान को सांत्वना दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, चून की तुम्हारी ची विधि दूसरों से कमतर है, इसका अर्थ ये भी है कि तुम्हारी सहनशक्ति उनके बराबर नहीं है। इसलिए भविष्य के युद्धों में तुम्हें अधिक कुशल होना होगा, व्यर्थ की चालें नहीं चलनी चाहिए और हर चाल में अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। हर लड़ाई को जल्दी खत्म करना सुनिश्चित करो। शाओ यान ने समझदारी से सिर हिलाया, हालांकि उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था मानो वह अभी भी कुछ उदास हो। शाओ यान के इस भाव को देखकर और उसके स्वभाव को जानते हुए याओ लाओ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। कोई और विकल्प न होने पर उसे कीमत चुकानी पड़ी और कहना पड़ा, जब तुम तीनों 2 तकनीकें पूरी तरह से सीख लोगे तो मैं तुम्हें एक नई 2 तकनीक सिखाऊंगा। अभी तुम अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठा रहे हो, तुम्हें ये सिद्धांत समझ में आना चाहिए, है ना? कौन सा पद? शियाओ यान की आंखें चमक उठी और उसने बहुत सावधानी से पूछा। शाओ यान के सतर्क रवैये पर क्रोधित होते हुए भी प्रसन्न, याओ लाओ ने अपनी दाढ़ी सहलाई और ठंडे स्वर में कहा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि यह ऑक्टेन ब्लास्ट के स्तर से नीचे नहीं होगा। ये शब्द सुनते ही शियाओ यान का चेहरा सूरज की तरह चमक उठा। ऑक्टेन ब्लास्ट एक उच्च स्तरीय जुबान दो तकनीक थी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? डीआई लेवल, हालांकि डी लेवल हाई जुबान लेवल से सिर्फ एक पायदान ऊपर था, फिर भी दोनों के बीच का अंतर एक विशाल घाटी जितना था। पर्याप्त धन और थोड़ी सी किस्मत के साथ कभी कभी उच्च स्तरीय नीलामी में हाई जुबान दो तकनीक प्राप्त की जा सकती थी। फिर भी डी लेवल 2 तकनीक की कीमत बाजार से कहीं अधिक थी, क्योंकि एक बार जियामा साम्राज्य की राजधानी में डी लेवल 2 तकनीक की कीमत आसमान छू गई थी, लगभग 10 मिलियन तक, जो पूरे जियामा साम्राज्य के 1 वर्ष के कर के बराबर थी।
हालांकि अंतर केवल एक स्तर का था, फिर भी दोनों की कीमत में 100 गुना से भी अधिक का अंतर था। इससे स्पष्ट होता है कि जुबान स्तर और डी स्तर दो बिल्कुल अलग अवधारणाएं थीं। इस लगभग पौराणिक स्तर के बारे में सोचते हुए जियाओ यान की भावनाएं उमड़ पड़ीं और वह चाहता था कि काश वह याओ लाओ को इसे तुरंत सिखाने के लिए विवश कर पाता। हालांकि उन दोनों के बीच के संबंध और प्रतिष्ठा पर विचार करने के बाद उसने उस हास्यास्पद विचार को त्यागने का निर्णय लिया। गुरुजी, आप मुझे रसायन विद्या कब सिखाएंगे? डी लेवल 2 तकनीक के विचारों को क्षण भर के लिए दरकिनार करते हुए जियाओ यान ने एक बार फिर पूछा। इस छोटे से कबीले में रसायन विद्या का अध्ययन करना उचित नहीं है। याओ लाओ ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा नालन यानरान के साथ 3 साल की शर्त लगे हुए लगभग आधा समय बीत चुका है। अब भूतान शहर में रहना मूर्खता है, यहाँ प्रशिक्षण की गति बहुत धीमी है। साथ ही कई जटिल कारणों से मैं कुछ प्रशिक्षण विधियों का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको लगभग 1 साल के प्रशिक्षण दौरे पर ले जाना चाहता हूँ। 1 साल से ज्यादा। ये सुनकर जियाओ यान थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उस घमंडी औरत के बारे में सोचकर उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, 1 साल तो ठीक है। हम कब निकलेंगे? चलिए 2 महीने इंतजार करते हैं। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी देर तक इंतजार क्यों किया? शियाओ यान ने हैरानी से पूछा। क्योंकि 1 महीने बाद जिया नान अकादमी में नए छात्रों का दाखिला शुरू हो जाएगा और आपको जाकर पंजीकरण कराना होगा। याओ लाओ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। आंखें घुमाते हुए जियाओ यान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे वहां क्या करना है? मुझे ची विधियों या डो तकनीकों की कोई कमी नहीं है, वे मुझे और क्या सिखा सकते हैं? मैं तुमसे वहां कुछ सीखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। याओ लाओ ने भौहें चढ़ाते हुए उसे घूर कर देखा। अपनी आवाज धीमी करते हुए याओ लाओ ने कहा, तुम्हें जियानान अकादमी जाकर एक विशेष प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला की खोज करनी होगी। मुझे पहले ही सूचना मिली थी कि जियानान अकादमी में पतित हृदय ज्वाला नामक एक विशेष प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला पाई जाती है। ये स्वर्गीय ज्वाला स्वर्गीय ज्वालाओं की सूची में 14वें स्थान पर है। यदि तुम इस स्वर्गीय ज्वाला को प्राप्त कर लेते हो तो ज्वाला मंत्र का विकास संभव हो सकता है। गिरा हुआ हृदय ज्वाला। जैसे जैसे उसकी आंखें चमकने लगी, शाओ यान ने धीरे से अपने आप से यह विचित्र नाम बुदबुदाया। अध्याय 69, क्रोधित जुनेर। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद जियाओ यान धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए वह चुपके से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और चारों ओर नजर घुमाकर यह सुनिश्चित किया कि कोई और आसपास न हो। अंत में राहत की सांस लेते हुए वह बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए सीधे अपने कबीले के घर की ओर चल पड़ा। आराम से कबीले में लौटते समय जियाओ यान की नजर उन 3 कबीले के बुजुर्गों पर पड़ी जो आंगन में उससे कंधे से कंधा मिलाकर तेजी से गुजर रहे थे। जियाओ यान रुक गया और उन तीनों बुजुर्गों के उदास लेकिन गुस्से से भरे चेहरों को देखकर थोड़ा हैरान रह गया, जो अभी अभी गए थे। अब किसने उन्हें नाराज किया है? आश्चर्यचकित होकर जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और मुड़कर देखा तो हरे वस्त्र पहने एक युवती एक किनारे के रास्ते से निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई, दुबली पतली और आकर्षक। प्यारी सी शुनेर को मुस्कुराते हुए देखकर शियाओ यान का दिल जोर से धड़कने लगा। गुफा में याओ लाओ ने जो पूछा था उसे याद करके उसका चेहरा लाल हो गया और उसने थोड़ा शर्मिंदा होकर आसमान की ओर देखा, मानो सोच में डूबा हुआ हो। शियाओ यान के असामान्य व्यवहार से थोड़ी अचंभित होकर शुनेर ने कुछ ही क्षणों में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह इस बदलाव के पीछे का कारण समझ नहीं पा रही थी। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने शियाओ यान पर सरसरी नजर डाली और उसके कोमल चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। दोनों हाथ पीठ पर रखकर वह आगे झुकी और उनके बीच केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी रह गई। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई शियाओ यान, आप 2 उजे की उपाधि पर पहुंच गए हैं। उसके चेहरे पर पड़ती सुगंधित गर्म सांसों से अभिभूत होकर शियाओ यान क्षण भर के लिए होश खो बैठा। उसने गुस्से से अपना सिर हिलाकर इस जादू को तोड़ा और अपने धड़कते दिल को दृढ़ता से काबू में किया। अपने बराबर कद वाली उस युवती के सिर पर थपथपाते हुए उसने अनिच्छा से कहा, तुम मुझे खुद ये कहने क्यों नहीं देती ताकि मैं अपनी अभिमानी प्रवृत्ति को संतुष्ट कर सकूं? ये सुनकर शुनेर की आंखें थोड़ी सी सुंदर अर्धचंद्राकार आकृति में मुड़ गईं। हमेशा की तरह उसने अपना कोमल और सुंदर हाथ आगे बढ़ाया और शाओ यान के कपड़ों की सिलवटों को बड़े ध्यान से ठीक करने लगी। पहले जब जियाओ यान के साथ शुनेर ने ऐसा व्यवहार किया था तो उसने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज याओ लाओ द्वारा उसके दिल की भावनाओं को उजागर किए जाने के बाद वह अचानक इस हाव भाव से विचलित हो गया। इस रास्ते के पास से कबीले के अन्य लोग कभी कभार गुजरते थे। शुनेर को पत्नी की तरह शियाओ यान के कपड़े संवारते हुए देखकर वे ईर्ष्या से भर उठे। जब उसने अपना सिर झुकाकर उसके कोमल और बेदाग चेहरे को निहारा तो उसके माथे पर बालों की एक पतली काली लट आ गिरी। इससे उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी खूबसूरत लगने लगी, जो चारों ओर सहजता से घूमती थी। यह एक बेहद मार्मिक दृश्य था। शुनेर को खाली निगाहों से घूरते हुए शियाओ यान की सांसों की गति धीरे धीरे तेज होती गई और उसकी निगाहें जुनून से भर गईं। शाओ यान, गे, तुम क्या देख रहे हो? शाओ यान के कपड़ों की सिलवटें ठीक करते हुए शुनेर ने धीरे से बुदबुदाया। उसे आखिरकार उसकी भावुक निगाहों का एहसास हो गया था, जिसके जवाब में उसके गाल लाल हो गए थे। ओह! होश में आते ही जियाओ यान का चेहरा भी गुलाबी पड़ गया। सौभाग्य से उसकी त्वचा शुनेर की तुलना में कहीं अधिक मोटी थी। 2 बार खांसने का नाटक करने के बाद उसने बेपरवाही से जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस शुनेर दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है। शाओ यान की बातें सुनकर शुनेर ने कोई जवाब नहीं दिया और हल्के से नाक सिकुड़ी। हालांकि उसके गुलाबी होठों पर प्रसन्नता का भाव झलक रहा था। ओह हाँ, कुछ याद आने पर शुनेर ने अचानक शियाओ यान के शरीर पर एक नजर डाली और धीरे से पूछा, चूंकि शियाओ यान गे पहले ही 2 उजे तक पहुंच चुकी है, तो क्या उसने क्यूई विधि भी सीख ली है? शाओ यान का चेहरा सख्त हो गया और उसने शर्मिंदा होकर सहमति में सिर हिलाया।
अपनी पतली उंगलियों को उसकी बर्फ जैसी सफेद ठुड्डी पर दबाते हुए शुनेर ने खुशी से हंसते हुए कहा, क्या आप शुनेर को ये देखने देंगे कि यह किस तरह की ची विधि है? खांसी, ओह, ची विधियां महज वस्तुएं हैं, इसे छोड़ दें तो। जब तक कोई मेहनत करता है, क्या स्तर मायने नहीं रखता? जियाओ यान ने खोखली हंसी हंसते हुए जवाब दिया। शाओ यान के चेहरे के भावों को देखकर शुनेर की आंखों में धीरे धीरे एक खतरनाक चमक आ गई, फिर भी उसका लहजा कोमल बना रहा और उसने कहा, शाओ यान, बस शुनेर को एक नजर देखने दो। हठीले शुनेर को देखकर शियाओ यान केवल असहाय होकर अपने कंधे उचकाते हुए हाथ आगे बढ़ा सका। कुछ ही क्षण बाद एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। शाओ यान गे, क्या यही वो बेहतर तकनीक है जिसके बारे में तुमने बात की थी? किसी भी क्षण बुझ जाने वाली हल्की पीली रोशनी को घूरते हुए शुनेर का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। उसके गुलाबी होंठ सिकुड़ गए, जिससे उसके मन का आक्रोश स्पष्ट हो गया। शाओ यान अजीब तरह से हंस पड़ी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या कारण बताए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि शुरुआती दौर में उच्च कोटि की चीविधि का ज्ञान होना तुम्हारे भविष्य के प्रशिक्षण के लिए कितना फायदेमंद होगा। फिर भी तुमने मुझे ठुकरा दिया। शुनेर तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही थी। सबसे बुरी स्थिति में बेहतर विधि मिलने पर तुम ये चीविधि मुझे लौटा सकते थे। लेकिन अब तुम सबसे निचले स्तर की चीविधियों का अभ्यास कर रहे हो, क्या यह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है? शुनेर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से शियाओ यान को घूरा। उसकी लंबी पलकें नमी से चमक रही थीं। सौम्य स्वभाव वाली शुनेर को इस तरह से बोलने पर मजबूर कर पाने के कारण ये कल्पना करना संभव है कि जियाओ यान के कार्यों से शुनेर कितनी हैरान और क्रोधित हुई होगी। जब जियाओ यान की नजर जुनेर पर पड़ी, जो जिद में उससे जवाब की उम्मीद करते हुए अपने होंठ काट रही थी, तो उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, हम 10 साल से साथ रह रहे हैं, क्या तुम अब भी मुझे नहीं समझती? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूं जो उच्च स्तरीय ची विधि को छोड़कर मूर्खों की तरह निम्न स्तर की ची विधियों का अभ्यास करेगा? लेकिन आपकी विधि निस्संदेह निम्न हुआंग स्तर की है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। शाओ यान का जवाब सुनकर शुनेर ने हठपूर्वक कहा, हालांकि उसके चेहरे पर गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। किसी किताब को उसके आवरण से नहीं आंकना चाहिए। फिलहाल मेरे लिए आपको इसका विस्तृत कारण बताना उचित नहीं है, लेकिन भविष्य में आप समझ जाएंगे। फिलहाल मैं अपनी भावनाओं को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दे रहा हूँ। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच? शियाओ यान के गंभीर चेहरे को देखते हुए शुनेर कुछ देर चुपचाप सोचती रही और फिर हिचकिचाते हुए दोबारा पूछा। हाँ, बिल्कुल सच है। जियाओ यान ने जल्दी से सिर हिलाया। उसे डर था कि वह इस मुद्दे पर और सवाल पूछेगी, इसलिए उसने तुरंत विषय बदलते हुए पूछा, क्या हाल ही में कुल में कुछ हुआ है? बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर इतनी असहजता क्यों है? हाँ, हाल ही में जियाली कबीले ने पता नहीं कहां से एक उच्च कोटि के रसायन शास्त्री को आमंत्रित किया है। फिलहाल उनके बाजार में वसंत ऋतु का पाउडर वापसी नाम की एक नई औषधि उपलब्ध है। ये औषधि सस्ती होने के साथ साथ असरदार भी है, जिसके चलते वुतान शहर के भाड़े के सैनिकों में इसकी खूब डिमांड है। शुनेर ने भौहें चढ़ाते हुए सिर हिलाया और आगे बताया, वसंत ऋतु का पाउडर वापसी के प्रभाव के कारण शियाओ कबीले के बाजार में ग्राहकों की संख्या लगभग आधी हो गई है और इस नुकसान के चलते बाजार के व्यापारी जियाली कबीले के बाजार में चले गए हैं। हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन शियाओ कबीले को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो चुका है, जिससे चाचा शियाओ इस घटना को लेकर चिंतित हैं। ये सुनकर जियाओ यान ने समझदारी से सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि तीनों बुजुर्गों के चेहरे इतने उदास थे। शाओ यान ने अपनी नाक रगड़ते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और मन ही मन उपहास करते हुए कहा, महज एक प्रथम श्रेणी का कीमियागर, क्या जियाली कबीले के लोग सच में सोचते हैं कि वह कुछ खास है? अध्याय 70 जांच। शाओ यान ने शुनेर से अलग होने का बहाना ढूंढा और चुपके से कबीले से निकल गया। थोड़ी देर रुककर सोचने के बाद उसने जियाली कबीले के स्वामित्व वाले पास के छोटे बाजार में जाने का फैसला किया। हालांकि वह बुजुर्गों की परेशानियों को कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह अपनी क्षमता के अनुसार अपने पिता की कुछ मदद कर सकता है। मदद करने के लिए उसे यह जानना जरूरी था कि शुरुआत कहां से करनी है, इसलिए जियाओ यान को सबसे पहले जियाली कबीले के बाजारों की छानबीन करनी थी। जियाली कबीले के स्वामित्व वाला ये छोटा बाजार कुछ हद तक एकांत क्षेत्र में स्थित था और इसलिए आमतौर पर यहाँ कम भीड़ होती थी। हालांकि जब जियाओ यान बाजार में दाखिल हुआ तो वह वहां की भीड़भाड़ वाली सड़कों और लोगों के कान फाड़ देने वाले शोर से अभिभूत हो गया। चौड़ी सड़क पर लोग इधर उधर भाग रहे थे। कुछ निहत्थे और हटे कट्टे आदमी भीड़ में से रास्ता बनाते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इन आदमियों से आ रही खून की हल्की गंध से लग रहा था कि वे शायद खूंखार भाड़े के सैनिक थे। मौत से बार बार सामना होने के कारण उन्हें मरहम से बहुत लगाव था। आखिर खतरनाक इलाकों में गहराई तक घुसते समय थोड़ा सा मरहम शायद किसी साथी की जान बचाने के लिए काफी हो। बाजार के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जियाओ यान ने कुछ भाड़े के सैनिकों को छोटे लकड़ी के बक्से ले जाते हुए देखा, जो भीड़ को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे और फिर खुशी खुशी बाजार से बाहर निकल गए। उन डिब्बों में स्प्रिंग पाउडर की वापसी होनी चाहिए, है ना? ये बात धीरे से कहते हुए जियाओ यान भी गली में घुस गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर भीड़ में घुस गया। स्प्रिंग पाउडर की वापसी बेचने वाले एक स्टॉल पर उसने 100 सोने के सिक्के खर्च करके एक डिब्बा खरीद लिया। सामान का थैला पकड़े हुए बड़ी मुश्किल से भीड़ से बाहर निकलते हुए जियाओ यान ने आखिरकार राहत की सांस ली। दवा बेचने वालों के घमंडी और अधीर चेहरों को याद करते हुए वह मन ही मन कड़वी घृणा से भर उठा। ये कुत्ते अपनी पदवी का दुरुपयोग करके दूसरों को धमकाते हैं। बाजार से बाहर निकलते समय जब जियाओ यान ने थैली का ढक्कन उठाया तो उसमें एक कच्चे पदार्थ से बनी 10 छोटी बोतलें थीं, जो संभवतः सबसे निम्न श्रेणी के जेड पत्थर की थीं। इस प्रकार की सामग्री से बनी दवा की प्रभावशीलता बनाए रखना असंभव था। बोतल खोलने पर उसके अंदर हल्के हरे रंग का तरल पदार्थ पाया गया, जिससे अत्यंत हल्की दवा जैसी गंध आ रही थी।
शिक्षक, क्या इसे दवा कहा जा सकता है? इस पतली दवा को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर जियाओयान ने मन ही मन ये प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका। हाँ, इसे कुछ हद तक उपचारात्मक प्रभाव वाली सबसे निम्न श्रेणी की औषधि माना जा सकता है। इस तरह की साधारण औषधि बनाना कठिन नहीं है और इसकी व्यापक उपलब्धता के कारण इसे सस्ते दामों पर ही बेचा जा सकता है। यही कारण है कि केवल कुछ ही उच्च कोटि के रसायनज्ञ इसे बनाने का प्रयास करते हैं। ये वाकई बहुत सस्ता है, 10 बोतलों के लिए 100 सोने के सिक्के यानी एक बोतल के लिए 10 सोने के सिक्के। एक रसायन शास्त्री के लिए यह वाकई शर्मनाक है। थोड़ा सिर हिलाते हुए जियाओयान एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर पूछा, गुरुजी, क्या आपके पास इससे बेहतर कोई उपाय है? बहुत सारी, लेकिन वो औषधियां बहुत निम्न स्तर की हैं, इसलिए मैं उन्हें बहुत कम बनाता हूँ। याओ लाओ ने फिर बोलने से पहले थोड़ा रुककर कहा, क्या तुम उन्हें शियाओ कबीले के लिए बनाना चाहते हो? यह अच्छी बात है क्योंकि तुम पहले से ही एक दो उजे हो, अब समय आ गया है कि तुम कुछ औषधियां बनाने में अपना हाथ आजमाओ। ओह, मुझे परिष्करण करने का मौका मिलेगा। याओ लाओ की बातों पर शियाओ यान थोड़ा आश्चर्यचकित रह गई। क्या आप अब भी मुझसे इस तरह के काम खुद संभालने की उम्मीद करते हैं? याओ लाओ ने नाराजगी से जवाब दिया और फिर निर्देश देते हुए कहा, सबसे पहले नीलामी घर जाकर थोड़ी बेहतर गुणवत्ता वाला औषधि पात्र खोजें। उसके बाद आपको औषधि बनाने की बुनियादी सामग्री का एक बड़ा बैच खरीदना होगा। शुरुआती दौर में एक नया रसायनज्ञ अनुभव प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में गोलियां बनाने पर निर्भर करता है। शियाओ यान ने उत्सुकता भरे भाव से अपने होंठ चाटे। उसने सामान का डिब्बा सड़क किनारे एक गड्ढे में फेंक दिया और प्राइमा ऑक्शन हाउस की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। नीलामी घर पहुंचने से ठीक पहले जियाओ यान ने एक छिपे हुए कोने में फिर से काला लबादा ओढ़ लिया और फिर धीरे धीरे नीलामी घर की ओर बढ़ा। प्राइमा ऑक्शन हाउस के सभी कर्मचारी शियाओ यान के भेष से पहले से ही परिचित थे, इसलिए जब उन्होंने दूर से एक काले लबादे में लिपटे हुए व्यक्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा तो उनमें से एक ने याफी और गुनी को सूचित करने के लिए तुरंत ऑक्शन हाउस में प्रवेश किया। अपने अधीनस्थों की घोषणा सुनकर याफी और गुनी ने एक साथ अपना वर्तमान काम छोड़ दिया और नीलामी घर के दरवाजे पर आ गईं और मुस्कुराते हुए शियाओ यान को अतिथि कक्ष में ले गईं। मैं आपसे एक उत्तम कड़ाही प्राप्त करने में सहायता मांगने आया हूँ। काले चोगे के नीचे से एक बूढ़ी आवाज आई। फिर दोनों हाथों से उसने चाय का प्याला अपने मुंह के पास लाकर एक घूंट पिया। दूसरे पक्ष की स्थिति से भलीभांति परिचित याफी को उसके अनुरोध पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए उसने एक नौकरानी को बुलाया। याफी ने नौकरानी को कुछ निर्देश दिए और फिर हाथ हिलाकर उसे विदा कर दिया। हाँ हाँ महोदय, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आज सुबह ही नीलामी घर में अग्नि ज्वालाओं से परिष्कृत एक औषधि पात्र प्राप्त हुआ है। ये पात्र जियामा साम्राज्य के प्रसिद्ध लोहार मास्टर हे ए द्वारा निर्मित है। यह न केवल दो ऊंची ज्वाला को बढ़ाता है बल्कि कुछ दुर्लभ धातुओं से भी बना है जो औषधि के सफल निर्माण की संभावनाओं को बढ़ाने में सहायक हैं। आजकल जियामा साम्राज्य के रसायन शास्त्री इस प्रकार के औषधि पात्रों की बहुत प्रशंसा करते हैं। याफी ने मुस्कुराते हुए समझाया, उसकी आंखें मोहक ढंग से इधर उधर घूम रही थी। हम बूढ़े व्यक्ति की आवाज में थोड़ी संतुष्टि झलक रही थी। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने फिर पूछा, मेरे लिए एक निम्न स्तर का स्टोरेज रिंग भी तैयार कर दीजिए जिसमें 500 ब्लड क्लॉट ग्रास के पौधे, 600 बोन ग्रोइंग फ्लावर, 500 पॉपी फ्लावर और 500 लाइवली फ्रूट्स हों। ये सब सुनकर गूनी की पलकें थोड़ी सी झपक गईं। सबसे कम दर्जे की स्टोरेज रिंग की कीमत भी लगभग 70 से 80 हजार है और हालांकि बाद में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां इतनी दुर्लभ नहीं थी, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में इनकी जरूरत होने के कारण इन्हें तैयार करने में कम से कम 100,000 सोने के सिक्के लगेंगे। अंत में अगर याफी द्वारा बताए गए औषधीय बर्तन की नीलामी की जाए तो उसकी कीमत लगभग 150,000 हो सकती है। इन सभी चीजों को मिलाकर 300,000 सोने के सिक्कों के बिना गुजारा करना मुश्किल होगा। याफी भी इस अनुरोध से हैरान रह गई। नीलामी घर केवल उसकी मिल्कियत नहीं था, इसलिए उसे मुनाफे और लेन देन का अधिकांश विवरण मुख्यालय को देना पड़ता था। निजी तौर पर 300,000 की रकम का इस्तेमाल करना असंभव तो नहीं था, लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारियों को इसका पता जरूर चल जाता। अपने लाल होठों को हल्के से काटते हुए और चौथे स्तर के रसायनज्ञ से मिलने वाले लाभों पर थोड़ा विचार करते हुए याफी ने सहज मुस्कान के साथ कहा, वृद्धाश्रम 1 घंटे में सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ, बढ़िया। याफाई के सामने पहली बार याओ लाओ का आमतौर पर उदासीन स्वर प्रसन्नता भरी हंसी में बदल गया। काले गाउन के नीचे से एक सुंदर हाथ निकला और उसने नीले जेड का एक कार्ड निकालकर मेज पर रख दिया। याओ लाओ मुस्कुराए और बोले, मुझे यकीन नहीं है कि यह पैसा खरीदारी के लिए काफी होगा, लेकिन आप इसमें क्यूई गैदरिंग पिल की सामग्री का एक और सेट जोड़ सकते हैं। ये सुनकर गूनी के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। क्या क्यूई गैदरिंग पिल के लिए एक और सेट सामग्री चाहिए? क्या उसके लिए 50,000 सोने के सिक्के और नहीं लगेंगे? गुलाबी होठों को हल्का सा खोलते हुए याफी थोड़ी गुस्से में भी थी। हालांकि सामने वाला चौथे स्तर का कीमियागर था, लेकिन ये हद से ज्यादा था। हालांकि याफी गुस्से में थी, उसने अपनी भावनाओं को मन ही मन दबाए रखा और अपने प्यारे चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं आने दिया। उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। कुछ पल मन ही मन सोचते हुए वह कड़वी हंसी हंसी, खुद को याद दिलाते हुए कि कभी कभी बड़े भले के लिए बलिदान देना पड़ता है। उसके पास आह भरने और सहमति जताते हुए सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ हाँ, लगता है तुम दोनों को गलतफहमी हो गई है। ये सामग्री मेरे लिए नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए ऊर्जा संचयन गोली बनाने में मदद करने की सोच रहा था। तुम दोनों से सामग्री का खर्चा लेने में कोई बुराई नहीं है ना? बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा। थोड़ा हैरान लेकिन फिर भी प्यारा चेहरा कुछ ही देर में अचानक खुशी से खिल उठा। इस अचानक और सुखद आश्चर्य से याफी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर बाद याफी ने आखिरकार अपने चेहरे की लाली को काबू में किया और शांत हो गई।
उतनी ही खुशगुनी से नजरें मिलाते हुए उसने थोड़ी घबराहट के साथ धीमी आवाज में जवाब दिया, तो मुझे आपका धन्यवाद करना होगा, महोदय। अध्याय 71 शियाओ वंश की परिस्थितियां। लगभग 1 घंटे तक बैठे रहने के बाद आखिरकार एक सुंदर नौकरानी अंदर आई। उसके दोनों हाथों में एक चांदी की ट्रे थी और ट्रे के बीचों बीच एक हल्की लाल रंग की अंगूठी बनी हुई थी। चांदी की थाली लेकर और नौकरानी को वापस भेजकर याफी ने स्वयं शियाओ यान को सामान सौंपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वृद्धाश्रम, कड़ाही और साथ ही आपको आवश्यक सभी रासायनिक सामग्रियां भंडारण रिंग में हैं। भंडारण अंगूठी उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए शियाओ यान ने उसे अपनी हथेली में घुमाया और फिर हल्के से सिर हिलाया। याओ लाओ की आवाज भी ठीक समय पर सुनाई दी, ठीक है। क्यूई गैदरिंग पिल को परिष्कृत करने के बाद मैं इसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। याफी की सुंदर आंखें खुशी से भर उठी और उसने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, आपको मुझे बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बाहर चला जाऊंगा। हाथ हिलाते हुए शियाओ यान ने अंगूठी ली और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। फिर पीछे मुड़े बिना ही वह बैठक के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा और बाहर चला गया। मेज पर नीले जेड का कार्ड अभी भी वहीं पड़ा था क्योंकि वह लोगों का ज्यादा कर्जदार नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने उसे वहीं छोड़ दिया था। दरवाजे से बाहर जाते हुए उस शख्स को देखते हुए याफी ने अपने लाल होठों को चबाया, फिर आगे बढ़कर नीले जेड कार्ड को अपने हाथ में ले लिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने स्पष्ट स्वर में पूछा, गूनी चाचा, क्यूई गैदरिंग पिल बनाने की सफलता दर इतनी अधिक नहीं होती है ना? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तक कि पिल किंग वांग गुहे की भी क्यूई गैदरिंग पिल्स बनाने की सफलता दर 10 में से केवल 7 है। सामान्य चौथे स्तर के कीमियागरों के लिए सफलता दर केवल 10 में से 5 है, गूनी ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन ये बूढ़े साहब पहले ही प्रयास में सुधार करने में सफल हो जाते हैं। याफी ने अपनी पतली काली भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कौन जाने, शायद उसकी किस्मत अच्छी हो। गूनी ने सिर हिलाया और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर रसायन शास्त्रियों के लिए गोलियां बनाने में भाग्य एक बड़ा कारक होता है। अगर किसी का भाग्य अच्छा हो तो लगातार कई बार बनाने पर भी वह सफल नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ चौथे दर्जे का कीमियागर न हो? याफी ने कुछ देर सोचने के बाद हिचकिचाते हुए पूछा, हाँ, ये कैसे मुमकिन है? जियामा साम्राज्य में 5वें दर्जे के रसायन शास्त्रियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ऐसे दर्जे के व्यक्ति को चाहे वो साम्राज्य हो या मिस्टी क्लाउड गुड जैसी बड़ी ताकतें, सब एक वीआईपी ही मानते। भला ऐसा व्यक्ति हमारे नीलामी घर में दवाइयां नीलाम करने क्यों आएगा? गूनी हंसी। इस पर याफेई ने भी हल्के से सिर हिलाया और एक आह भरते हुए कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। मुझे डर है कि मेरी पिछली झिझक ने इस रहस्यमय रसायनज्ञ की हमारे प्रति अनुकूल धारणा पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसके लिए आप खुद को दोष नहीं दे सकते। इतने बड़े सौदे का जवाब देना तो मैं भी आसानी से नहीं कर पाती। आपकी इस हद तक सक्षमता ही बहुत अच्छी बात है। उस रसायन शास्त्री के साथ हमारे संबंधों के बारे में आगे चलकर बस धैर्य रखें और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। जब तक वह हमारे प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना विकसित नहीं करता तब तक सब ठीक है। गूनी ने दिलासा देते हुए कहा। चेहरे पर मुस्कान लाते हुए और सिर हिलाते हुए याफी सुस्ती से कुर्सी पर बैठ गई, जिससे उसका शरीर दिखाई देने लगा। उसकी प्यारी आंखें झपकी, मन में कुछ शंकाएं थी। उसने धीरे से पूछा, इतनी सारी घटिया औषधीय सामग्रियों का वह क्या करने वाला है? उन औषधियों में रक्तस्राव रोकने और हड्डियों को मजबूत करने का गुण है। मुझे लगता है कि वह औषधीय दवाइयां बनाने की योजना बना रहा होगा। गूनी ने भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। इसी तरह उलझन में उसने कहा, लेकिन उसकी हैसियत को देखते हुए वह इतनी सस्ती औषधीय दवाइयां क्यों बनाएगा? ये सुनकर याफे की खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके लंबे नाखून मेज पर हल्के से थपथपाने लगे। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ और उसने धीरे से कहा, लगता है ये बूढ़े साहब शाओ परिवार के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। भौहें कसकर सिकुड़ गईं। गूनी का चेहरा अचानक आश्चर्य से भर गया। क्या आप कह रहे हैं कि वह शाओ कबीले को उपचार की दवा देना चाहता है? मैंने हाल ही में सुना है कि जियाली कबीले ने एक उच्च कोटि के रसायन शास्त्री को आमंत्रित किया है। सस्ते वसंत ऋतु के पाउडर की वापसी ने पहले ही शहर की आधी भीड़ को अपनी ओर खींच लिया है। अगर शियाओ कबीला जल्द ही कोई कदम नहीं उठाता है तो मुझे डर है कि उनके बाजार शर्मनाक रूप से खाली हो जाएंगे। याफी ने अपनी बात कहते हुए चारों ओर नजरें घुमाईं और गर्व भरी मुस्कान के साथ आगे बताया। पहले उस बूढ़े साहब ने कहा था कि अगर मौका मिला तो वे शियाओ कबीले के साथ सहयोग करेंगे और इस समय इतनी सारी औषधीय सामग्री खरीदना केवल एक ही बात का संकेत देता है, उन्होंने जो कहा वह सच था। हे, लगता है इस बार शियाओ कबीले की किस्मत वाकई चमक गई है, जबकि जियाली कबीले की तो अब खैर नहीं। याफी का विश्लेषण सुनकर गूनी मुस्कुराया। उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव था, क्योंकि चौथे दर्जे के रसायनज्ञ की मदद पाना हर कबीले को नहीं मिलता। अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए याफी ने सहज मुस्कान के साथ कहा, हमें जल्द ही शाओ कबीले से भी संपर्क करना चाहिए। हालांकि कंगन में फूल जोड़ने से थोड़ी खुशी तो मिलती है, लेकिन जरूरत के समय मदद करना दोनों पक्षों के संबंधों को मजबूत करने का कहीं बेहतर तरीका है। गूनी ने सहमति में सिर हिलाया। उनके पीछे चौथे स्तर का एक कीमियागर था। अब शियाओ कबीले के साथ संबंध महत्वपूर्ण थे। डॉट 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 नीलामी घर से बाहर निकलते हुए हमेशा की तरह जियाओ यान ने सावधानीपूर्वक कम से कम आधे दिन तक गलियों में चक्कर लगाए और अंत में एक सुनसान गली में अपना भेस उतारा। अपने हाथ में हल्के लाल रंग की स्टोरेज रिंग उछालते और पकड़ते हुए शियाओ यान कुछ हद तक खुश था। इस प्रकार की स्टोरेज रिंग स्टोरेज स्टोन नामक एक दुर्लभ पदार्थ से बनी थी। इस पदार्थ की विशेषता यह थी कि इसके भीतर एक छोटा सा विशेष स्थान होता था जहां किसी भी निर्जीव वस्तु को संग्रहित किया जा सकता था। यह अत्यंत सुविधाजनक होने के साथ साथ स्टोरेज स्टोन की दुर्लभता के कारण अत्यंत मूल्यवान भी था।
शियाओयान के हाथों में मौजूद सबसे निम्न श्रेणी की स्टोरेज रिंग का स्थान केवल 3 से 4 वर्ग मीटर था, फिर भी इसकी कीमत लगभग 100,000 सोने के सिक्के थी। शियाओ कुल में शियाओयान ने केवल अपने पिता और प्रथम एल्डर को ही स्टोरेज रिंग धारण करते देखा था। शियाओयान कुछ देर तक उस संग्रहण अंगूठी से खेलता रहा, हिचकिचाते हुए उसका निरीक्षण करता रहा। अंत में उसने उसे पहना नहीं बल्कि सावधानीपूर्वक अपने सीने में छिपा लिया। इस तरह की अंगूठी काफी महंगी थी, अगर उसके पिता या अन्य लोग इसे देख लेते तो उसे यह समझाना मुश्किल हो जाता कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया। शाओयान ने काले लबादे को नाली में फेंक दिया और फिर सावधानीपूर्वक उस सुनसान गली से बाहर निकल गया। इसके बाद वह तेजी से अपने कबीले की ओर लौट गया। जब शियाओयान खानदानी घर से होकर गुजरने वाली गली में आगे बढ़ रहा था, तभी उसे बैठक कक्ष से अपने पिता की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। पलके झपकाते हुए शियाओयान चुपके से दरवाजे की दरार से झांकने के लिए आगे बढ़ा। धिक्कार है, जिया ली बी, वो कमीना हद पार कर गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कारोबार को खुलेआम चुराने की। कमरे में जियाओजान गुस्से से आग बबूला होकर मेज पर मुंह मार रहा था। चाय के प्यालों से चाय मेज पर बिखर गई। फिलहाल शाओ कबीले के बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही में भारी कमी आ चुकी है। बाजार में बचे व्यापारी भी बहुत चिंतित और भयभीत हैं। उनमें से कुछ तो चुपके से जियाली कबीले के बाजारों में चले गए हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो मुझे डर है कि अगले 6 महीनों में हमारा बाजार दिवालिया हो जाएगा। दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से से दांत पीसते हुए उदास चेहरे से कहा। कैसा रहेगा अगर मैं अपने कबीले के कुछ खास लोगों को लेकर आऊं और चुपके से उस रसायन शास्त्री से निपट लूं। तीसरे बुजुर्ग की निगाहें भयंकर थीं और उन्होंने यह बात गंभीर स्वर में कही। कीमियागर की रक्षा के लिए कम से कम 2 दादोशी तैनात हैं, यह इतना आसान नहीं होगा। जियाओजान ने बेबसी से कहा और अपने हाथों को इधर उधर हिलाने लगा। लेकिन अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमें भारी नुकसान होगा। भूटान शहर के बाजारों से होने वाला मुनाफा हमारे शियाओ कबीले की कुल आय का एक बड़ा हिस्सा है। तीसरे बुजुर्ग पीछे हटने को कुछ हद तक अनिच्छुक थे। शाओजान के होठों के कोने फड़कने लगे। इस समय उसे कोई अच्छा विचार नहीं सूझ रहा था। नीलामी के दिन क्या उस रहस्यमय रसायन शास्त्री ने यह नहीं कहा था कि शायद कोई ऐसा अवसर आए जब वह हमारे साथ काम करे। गूनी का उसके प्रति इतना सम्मान देखकर लगता है कि रसायन शास्त्री के रूप में उसका स्तर निश्चित रूप से कम नहीं है। अगर वह हमारी मदद कर सके तो जियाली कबीले को निश्चित रूप से नुकसान होगा। प्रथम बुजुर्ग, जो अब तक चुप थे, अचानक धीमी आवाज में बोले। अरे कौन जाने उसने यूं ही कुछ भी बोल दिया हो। उस दर्जे के लोगों को हमारे साथ सहयोग करने से क्या फायदा होगा। इतने कम मुनाफे के लिए क्या उन्हें परवाह भी होगी। जियाओजान कड़वाहट से हंसा और कुर्सी पर बैठते हुए सिर हिलाकर आह भरी। तीनों बुजुर्ग भी चुप थे। दरअसल शाओ कबीले के लिए इतने प्रतिष्ठित लोगों से संबंध स्थापित करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। धतेरे की कुछ और दिन बर्दाश्त कर लेंगे। अगर जियाली कबीला फिर भी संयम नहीं बरता तो चाहे कुछ भी हो जाए, बदला लेने के लिए हमें दोष मत देना। होठों को चाटते हुए जियाओजान ने कुर्सी के फ्रेम को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। दरवाजे के बाहर यहाँ तक सब कुछ सुनते हुए जियाओयान ने हल्के से अपने कंधे उचकाए और अपने सीने पर लगी स्टोरेज रिंग से खेलने लगा। एक ठंडी मुस्कान बिखेरते हुए वह धीरे से चला गया। अध्याय 72, चिकित्सा को परिष्कृत करना सीखना। शाओयान बैठक कक्ष से निकलकर अपने कमरे में लौट आया और कुछ औषधियों को परिष्कृत करने के लिए अंतिम तैयारियां करने लगा। तैयारियां पूरी करने के बाद वह चुपके से अपनी उस सुनसान गुफा में लौट गया जहां उसने पहले प्रशिक्षण लिया था। जैसा कि याओ लाओ ने पहले कहा था, औषधि तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान किसी को परेशान न करना महत्वपूर्ण था और कुल के सदस्यों की बड़ी संख्या को देखते हुए घर पर ऐसा करना मुश्किल होगा। यदि गलती से भी कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कि शियाओ यू उससे सौदेबाजी करे, तो शियाओयान इसके परिणामों को पूरी तरह सहन नहीं कर पाएगा। चुपके से गुफा में प्रवेश करते हुए जियाओयान काम शुरू करने के लिए बेताब था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी छाती से भंडारण अंगूठी निकाली और उसमें 2 ऊंची की धारा प्रवाहित की। हल्के लाल रंग की अंगूठी से एक हल्की सी रोशनी निकली और गुफा के भीतर लगभग आधा मीटर लंबा एक लाल औषधि पात्र प्रकट हो गया। औषधि का पूरा पात्र गहरे लाल रंग का था और उसमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। पात्र के नीचे 2 भयानक दिखने वाले सांपों के सिर खुदे हुए थे, जिनके खुले मुंह से 2 जुड़े हुए छिद्र बने थे जिनसे हवा पात्र के अंदर प्रवेश करती थी। जैसे जैसे ये दोनों छिद्र पात्र के अंदर गहराई तक जाते गए, पात्र का व्यास छोटा होता गया। यदि कोई उसमें झांकने की कोशिश करता तो उसे शायद ही कुछ दिखाई देता। औषधि पात्र के शीर्ष पर गहरे लाल रंग का एक ढक्कन था, जो एक विशाल सर्प के आकार में गढ़ा गया था। ढक्कन के अलावा सामग्री प्रवेश करने के लिए एक विशेष छेद भी था। कड़ाही के ढक्कन के ऊपरी भाग पर बर्फ की चांदी से बने कई बारीक छेद थे। ये छेद ऊष्मा को फैलाकर उसे अत्यधिक ऊष्मा जमा होने से रोकते थे, जिससे विस्फोट हो सकता था। औषधि की कड़ाही के मध्य भाग में एक तरफ एसेंस साइज की एक पारदर्शी स्क्रीन लगाई गई थी ताकि रसायनज्ञ पूरी शोधन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख सके। सतह पर बने कड़ाहे पर जंगली अनियंत्रित शैतानी जानवरों की आकृतियां उकेरी गई थी जो मानो कड़ाहे से छलांग लगा रही हों। औषधि पात्र की सुंदर आकृति को देखकर जियाओयान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जियाओयान ने प्राचीन काले छल्ले को रगड़ा और एक प्रकाश की चमक के साथ याओ लाओ प्रकट हुए। हाँ, ये 2 निकास वाला एक कड़ाहा है। तुम्हारे जैसे नौसिखिए रसायन शास्त्री के लिए यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है, याओ लाओ ने उदासीनता से कहा और गहरे लाल रंग के औषधीय कड़ाहे पर बने सांपों के छिद्रों पर एक नजर डाली। 2 निकास वाला एक कड़ाहा। इस अपरिचित शब्द को सुनकर जियाओयान की आंखें संदेह से झपकी और वह देखने लगा। औषधीय कड़ाहों के भी अपने अलग अलग स्तर होते हैं। कड़ाहे की भट्टी में आग के जितने अधिक निकास द्वार होते हैं, औषधीय कड़ाहा उतना ही उच्च स्तर का होता है और उतना ही दुर्लभ होता है। यह मत सोचिए कि आप यूं ही कुछ छेद करके और निकास
द्वार जोड़ सकते हैं। बाहरी लोगों को इन निकास द्वारों की बारीकियों का जरा भी अंदाजा नहीं होता। निकास द्वार औषधीय कड़ाहे का सार हैं और इन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए अत्यंत सटीकता की आवश्यकता होती है। अगर एक भी निकास द्वार में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरा औषधीय कड़ाहा बेकार हो जाएगा। इसलिए औषधीय कड़ाहे में जितने अधिक निकास द्वार होंगे, रसायन शास्त्री के लिए शोधन करते समय उतना ही बेहतर सहायक प्रभाव होगा। बेशक, यदि आप कई निकास द्वारों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको बहुत उच्च आत्मबोध की आवश्यकता होगी। फिलहाल आपके लिए 2 आग के निकास द्वारों को नियंत्रित करना ही सीमा है। याओ लाओ ने हंसते हुए समझाया। एक कीमियागर के लिए एक अच्छे औषधि पात्र का महत्व उसी प्रकार है जैसे एक योद्धा के लिए एक अच्छी तलवार का। लगभग न के बराबर सिर हिलाते हुए जियाओयान ने अपने सामने रखे उस बड़े कड़ाहे को घूरते हुए कुछ खालीपन से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी के लिए बेहतर होगा कि आप औषधीय कड़ाहे से परिचित हो जाएं। एक हाथ को एक आउटलेट पर रखें और फिर अपने भीतर की डोची को जागृत करें और उसे अंदर प्रवाहित करें। याओ लाओ गुफा में पालथी मारकर बैठे हुए शियाओ यान को निर्देश दे रहे थे। सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने आउटलेट पर हाथ रखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर के भीतर एक घूमती हुई धुंधली और पीली ऊर्जा हल्की हल्की लहरों की तरह उठने लगी। धुंधली पीली ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकलने लगी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हथेली पीली रोशनी से जगमगा उठी। जैसे ही वह मन पीली ऊर्जा उसकी हथेली पर पहुंची, वह स्थिर हो गई। फिर मानो किसी तीव्र और हिंसक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह अचानक उसके हाथ से बह निकली और निकास द्वार से होते हुए औषधीय पात्र में समा गई। पू एक धीमी सी आवाज आई, फिर धुंधली पीली ऊर्जा अग्नि के निकास द्वार से गुजरी और अचानक धुंधली पीली लौ में बदल गई। औषधीय बर्तन के अंदर वह लौ झिलमिलाने लगी और तेज चमकने लगी। उसकी हथेली से अचानक आग निकलने से शियाओ यान घबरा गया और लगभग अपना हाथ पीछे खींचने ही वाला था। हालांकि हथेली ठंडी होने का एहसास होने पर उसकी घबराहट काफी कम हो गई। अच्छा, बुरा नहीं है। पहले ही प्रयास में आपने लौ पैदा करने में सफलता प्राप्त कर ली है। औषधि पात्र में उठती हुई उग्र लौ को देखकर याओ लाओ ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, इस बार तुमने जो लौ एकत्रित की है वह वास्तव में शुद्धिकरण की लौ नहीं है। अभी तुम्हें अपने शरीर में मौजूद लकड़ी तत्व के अंश को नियंत्रित करने और उसे औषधि पात्र में डालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शाओ यान ने दोनों आंखें बंद करके आज्ञा का पालन किया। धीरे धीरे उसके विचार केंद्रित होने लगे और उसकी असाधारण आध्यात्मिक चेतना लगातार उसके शरीर में लकड़ी तत्व के उस हल्के निशान की खोज करती रही। 10 मिनट से अधिक समय बीतने के बाद जियाओ यान को आखिरकार पहली बार अपने शरीर में लकड़ी का तत्व महसूस हुआ। आंखें खोलते ही उसने राहत की सांस ली। मिल गया। शियाओ यान को आंखें खोलते देख याओ लाओ ने आश्चर्य से पूछा। शियाओ यान ने सिर हिलाकर हाँ कहा और मन ही मन शियाओ यान की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। जब याओ लाओ ने पहली बार उसके शरीर में लकड़ी का तत्व पाया था तो उसे लगभग आधा घंटा लगा था। इससे शियाओ यान की आध्यात्मिक चेतना की प्रबलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शियाओ यान ने अपनी उंगली बढ़ाकर दूसरे अग्नि द्वार को हल्के से दबाया। धीरे धीरे अत्यंत कमजोर हरी ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित होने लगी। जैसे ही हरी ऊर्जा औषधि पात्र में प्रवेश कर रही थी, उसके भीतर जल रही हल्की पीली लौ अचानक शांत हो गई, मानो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई हो। इस समय यद्यपि शियाओ यान अभी तक लौ को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि लकड़ी के तत्व ने लौ की उग्रता को शांत कर दिया है। इसके अलावा लकड़ी से आग उत्पन्न होने के सिद्धांत के कारण इस समय लौ पहले से कहीं अधिक नियंत्रित थी और अधिक देर तक जलती रहेगी। अच्छा, संतुष्ट होकर याओ लाओ ने सिर हिलाया और अपनी उंगली बढ़ाकर शियाओ यान के माथे को छुआ, जिससे जानकारी सीधे उसके दिमाग में स्थानांतरित हो गई। यह मेरी स्वयं की औषधि विधि है, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा और साथ ही साथ लौ के तापमान और औषधीय अवयवों की संरचना के बारे में भी चेतावनी दूंगा। शाओ यान ने नई जानकारी को समझने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी और सहमति जताने के लिए थोड़ा सा सिर झुकाया। रक्त का थक्का जमाने वाला पाउडर, रक्त का थक्का जमाने वाली घास का एक डंठल, एक जीवन फल, 2 खसखस के फूल। जब जियाओ यान ने रसायन शास्त्र में आवश्यक प्रत्येक सामग्री की मात्रा को याद कर लिया तो उसकी आध्यात्मिक चेतना धीरे धीरे औषधीय कड़ाही में प्रवाहित होने लगी, क्योंकि वह लगन से हल्की लौ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। अंगूठी पर उंगली से झटका देने पर उसकी हथेली में गहरे लाल रंग की रक्त जमा देने वाली घास की एक डंडी प्रकट हुई। थोड़ी देर बाद शियाओ यान ने उस डंडी को कड़ाही के शीर्ष पर बने उत्कीर्ण सर्प के मुंह में फेंक दिया। रक्त जमा देने वाली घास को डालते ही जियाओ यान समय रहते आग पर काबू नहीं पा सकी। आग तेजी से भड़क उठी और पलक झपकते ही रक्त जमा देने वाली घास का डंठल राख के ढेर में बदल गया और कड़ाही की अनूठी कार्यप्रणाली ने उसे कड़ाही से बाहर निकाल दिया। अपनी इस पहली असफलता को देखकर शियाओ यान थोड़ी शर्मिंदगी के साथ हंस पड़ी। जारी रखो, याओ लाओ ने उदासीनता से कहा। मुंह भर लार निगलते हुए जियाओ यान ने एक बार फिर रक्त जमाव वाली घास की एक डंडी आग में फेंक दी। इस बार रक्त जमाव वाली घास कुछ देर तक आग में बनी रही, लेकिन पहले की तरह वह राख के ढेर में बदल गई। तापमान बहुत अधिक है। शाओ यान ने अपना पसीना पोंछा। अब जब उसने खुद एक गोली बनाने की कोशिश की तो शाओ यान को आखिरकार एहसास हुआ कि इस तरह का काम, जैसा कि उम्मीद थी, किसी भी आम आदमी के लिए आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। लगभग 20 डंठल रक्त के थक्के जमाने वाली घास को लगातार जलाने के बाद कुछ कठिनाई के साथ जियाओ यान को अंततः रक्त के थक्के जमाने वाली घास के लिए सबसे उपयुक्त तापमान का पता चल गया। रक्त जमा देने वाली घास की एक और टहनी फेंकते हुए जियाओ यान का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक चेतना ने लौ के तापमान को दृढ़ता से नियंत्रित कर लिया था। उसकी आंखें बर्फ के सार से होकर गुजरी और लौ के भीतर लटकी हुई रक्त जमा देने वाली घास की टहनी पर अडिग होकर टिक गईं।
कुछ देर तक आग सुलगती रही और अंत में रक्त जमाव वाली घास की ऊपरी परत उतरने लगी तथा पत्तियों में जमा रस धीरे धीरे वाष्पित होकर हल्के सफेद पाउडर के कणों में तब्दील होने लगा। इस नौसिखिए शियाओ यान ने अंततः रक्त जमाव वाली घास का सार सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था। अध्याय 73 पहला परिष्करण। संकरी गुफा में कड़ाही के भीतर जलती हुई लपटों ने गुफा की दीवारों पर छाया डाली, जिससे जंगली जानवरों के नाचते हुए नुकीले दांतों और पंजों की परछाई बन गई। शाओ यान ने अपनी पूरी एकाग्रता से भड़कती हुई लौ को ध्यान से देखा। उसका पीला चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। लंबे समय तक औषधि बनाना एक ऐसा कार्य था जिसमें अत्यधिक मात्रा में डोची ऊर्जा की खपत होती थी। चूंकि शाओ यान की ची विधि निम्नतम श्रेणी की लोजुबान थी, इसलिए उसकी ची ऊर्जा की नींव और सहनशक्ति कोई विशेष नहीं थी। अतः उसके लिए कड़ाही के सामने लगभग 2 घंटे तक धैर्य बनाए रखना आसान नहीं था। याओ लाओ ने शियाओ यान को निहारते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी, जिसने एक बार फिर सफलतापूर्वक रक्त के थक्के वाली घास को बारीक सफेद पाउडर में बदल दिया था। ये जानते हुए कि शियाओ यान अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, याओ लाओ ने हल्के से सिर हिलाया और धीरे से कहा, शाबाश, अब थोड़ा आराम करो। ये सुनकर शियाओ यान के कंधे तुरंत झुक गए और उसका शरीर धीरे से बर्फीली ठंडी जमीन पर गिर पड़ा, मानो उसके शरीर की सारी ऊर्जा अचानक खत्म हो गई हो। सांस लेने के लिए हाँफते हुए उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। थकावट से चूर होकर वह अब मुश्किल से एक उंगली भी हिला पा रहा था। अभी प्रशिक्षण देने से सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा, याओ लाओ ने उदासीनता से कहा और जमीन पर बेजान पड़े शियाओ यान की ओर एक नजर डाली। क्षण भर के लिए आलस्य और परिश्रम के बीच टकराव हुआ, फिर शियाओ यान ने भीतर ही भीतर पीड़ा से चीखते हुए अनिच्छा से उठकर बैठ गया। उसके कांपते हाथों ने अभ्यास की मुद्रा बनाई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। शाओ यान की मुद्रा देखकर याओ लाओ हंस पड़ा और उसकी नजर कड़ाही के सामने रखे 10 से अधिक जैद के बक्सों पर पड़ी। ये बक्से रक्त के थक्के वाली घास से परिष्कृत हल्के सफेद पाउडर से लबालब भरे हुए थे और शाओ यान के प्रयासों का परिणाम थे। बाएं से दाएं जाने पर पाउडर का हल्का सफेद रंग धीरे धीरे गहरा होता गया, जब तक कि अंतिम मामले में पाउडर का रंग लगभग शुद्ध सफेद नहीं हो गया। इस स्पष्ट सुधार को देखकर याओ लाओ सुखद आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। अपने मन में उन्होंने एक बार फिर शियाओ यान की उत्कृष्ट आध्यात्मिक बोध क्षमता की प्रशंसा की। उसने शियाओ यान की ओर एक नजर डाली, जो इस समय अपनी डोऊची शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था। फिर वह पत्थर की दीवार के सहारे पालथी मारकर बैठ गया और आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। शियाओ यान ने अभी केवल पहले प्रकार की सामग्री को ही परिष्कृत किया था, अभी 2 और प्रकार थे जिन पर उसे धीरे धीरे अभ्यास करना था। लगभग 1 घंटे तक ध्यानपूर्वक अभ्यास करने के बाद शियाओ यान के शरीर के भीतर स्थित ची चक्रवात, जो पहले डोऊची की कमी के कारण मंद पड़ गया था, एक बार फिर तेज रोशनी उत्सर्जित करने लगा। इसके अलावा इस बार रोशनी कुछ घंटों पहले की तुलना में थोड़ी अधिक स्पष्ट प्रतीत हुई। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए पहले की बेबसी की भावना आधी से भी अधिक कम हो गई थी। गर्दन को फैलाते हुए चटकने की आवाज सुनकर जियाओ यान ने खुशी से आह भरी। प्रशिक्षण पूरा हो गया तो जारी रखो, याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और अब जीवंत दिख रही शियाओ यान को देखा। कड़वी हंसी हंसते हुए और सिर हिलाते हुए शंख्याल यान, जिसने रसायन विद्या की पीड़ादायक प्रक्रिया का अनुभव किया था, अंततः समझ गया था कि याओ लाओ ने उसे धोखा दिया था। जब याओ लाओ ने पहले रसायन विद्या की थी तो वह केवल अपने हाथों को घुमाते हुए सामग्रियों को परिष्कृत करके ऐसे अमृत बनाता था जिनके लिए लोग दीवाने हो जाते थे। इस सरल दिखने वाली प्रक्रिया ने शंख्याल यान के मन में ये धारणा बना दी थी कि रसायन विद्या अत्यंत सरल है। लेकिन अब जब शंख्याल यान ने स्वयं इसे आजमाया तो उसे पता चला कि रसायन विद्या एक खनिक होने से भी अधिक कठिन है। ये समझ बहुत देर से आई थी, इसलिए जियाओ यान केवल आह भरकर एक बार फिर कड़ाही के सामने बैठ गया और अन्य 2 प्रकार की औषधीय सामग्रियों के सार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। रक्त के थक्के जमाने वाली घास को परिष्कृत करने के पिछले अनुभव से लैस जियाओ यान इस बार पहले की तुलना में कहीं अधिक निश्चिंत था। 8 जीवन फल और 10 खसखस के फूल जलाने के बाद वह अंततः उपचार औषधि बनाने के लिए आवश्यक घटकों को निकालने में सफल रहा। जीवन फल से लगभग पूरी तरह से काला और छोटा बीज प्राप्त होता था। ये बीज रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक होता था। यदि कोई अनुभवी भाड़े का सैनिक जंगल में घायल हो जाता था और उसके पास इलाज के लिए दवा उपलब्ध नहीं होती थी, तो वह अक्सर जीवन फल को पीसकर अपने घाव को ठीक करने के लिए उसका उपयोग करता था। पोपी के फूल से हल्के लाल रंग का तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। इस प्रकार के तरल पदार्थ में सुन्न करने वाला प्रभाव होता है और इसका उपयोग दर्द से राहत दिलाने के लिए किया जा सकता है। शाओ यान के सामने करीने से रखी तीनों औषधियों को देखते हुए याओ लाओ ने हल्के से सिर हिलाया और धीरे से कहा, सभी आवश्यक सामग्रियां तैयार कर ली गई हैं, अब इनके औषधीय गुणों को आपस में मिलाए। रसायन शास्त्र में यही सबसे महत्वपूर्ण चरण है। एक गहरी आह भरते हुए शियाओ यान ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। उसने कुशलतापूर्वक शुद्ध सफेद पाउडर को कड़ाही में डाला और लगभग 10 मिनट तक उसे तेज आंच पर पकाया, जब तक कि वह हल्का लाल न हो जाए। फिर उसने तुरंत उसमें खसखस का रस भी डाल दिया। जैसे ही तरल पदार्थ कड़ाही में प्रवेश किया, वह शुद्ध सफेद पाउडर के चारों ओर लिपट गया। आंच पर थोड़ी देर उबलने के बाद दोनों सामग्रियां धीरे धीरे मिलकर एक हल्के लाल और गाढ़े तरल में बदल गईं। उनकी आध्यात्मिक चेतना ने लौ के तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास किया, क्योंकि गाढ़ा हल्के लाल रंग का तरल धीरे धीरे धुएं के रूप में पिघल रहा था। जब इसे लगातार आग की लपटों पर पकाया गया तो गाढ़ा तरल धीरे धीरे गहरे लाल रंग के पेस्ट में बदल गया। पारदर्शी लेंस से जियाओ यान कड़ाही के अंदर गहरे लाल रंग के पेस्ट को लगातार देखता रहा। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने आखिरकार जीवन फल से निकला छोटा काला दाना उसमें डाल दिया। हालांकि वह नन्हा काला दाना कड़ाही में चला गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह नन्हा दाना लौ में इधर उधर उछलता रहा और गहरे लाल पेस्ट में घुलने से इनकार करता रहा। विभिन्न सामग्रियों की तापमान के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए आपको लौ के किसी भी हिस्से के तापमान को नियंत्रित करना सीखना होगा।
जिन क्षेत्रों में कम तापमान की आवश्यकता होती है वहां आपको लौ को दबाना होगा, जबकि जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है वहां आपको लौ का तापमान बढ़ाने के लिए अपना नियंत्रण कम करना होगा। याओ लाओ ने चिंता से पसीना बहा रही शाओ यान को देखते हुए उपदेश दिया। शाओ यान ने सूखे होठों को चाटते हुए सिर हिलाया। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक चेतना के एक हिस्से को विभाजित करके उस छोटे से दाने के नीचे जल रही लौ पर नियंत्रण स्थापित किया और धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ाया। टकराना। जैसे ही आध्यात्मिक अनुभूति ने तापमान पर अपना नियंत्रण ढीला किया, एक अनियंत्रित लौ तेजी से उठी और पल भर में उस छोटे से काले दाने के आधे हिस्से को जलाकर राख कर दिया, जिससे जियाओ यान को पसीना आने लगा और वह हताशा में लौ को बुझाने के लिए दौड़ पड़ा। उनकी आध्यात्मिक चेतना का एक हिस्सा लौ के एक तरफ का तापमान बनाए रखने का काम करता था, जबकि दूसरा हिस्सा लौ के दूसरी तरफ का तापमान बढ़ाने का काम करता था। इस तरह के बहुकार्य से शियाओ यान को सिरदर्द होने लगा। हालांकि कुछ और खतरनाक परिस्थितियों से गुजरने के बाद जियाओ यान आखिरकार अपनी घबराहट से शांत हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए अपने माथे पर जमा पसीना पोंछा और अपनी शेष 2 चीखों अग्नि के निकास में केंद्रित कर दिया। कड़ाही के अंदर छोटा काला दाना बढ़ती हुई लौ के तापमान को सहन नहीं कर सका और अंततः फट गया। बारीक काला पाउडर धीरे धीरे हल्के लाल पेस्ट में तैरने लगा और उसे गहरे रंग में रंग दिया। जैसे ही काले रंग के पाउडर की आखिरी चुटकी पेस्ट में गिरी, शियाओ यान ने आखिरकार एक लंबी आह भरी। उसके हाथ धीरे धीरे आग के निकास से अलग हो गए और कड़ाही के अंदर की लौ धीरे धीरे बुझ गई। हौंफती हुई शाओ यान को देखकर याओ लाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और हाथ हिलाते हुए कड़ाही का ढक्कन उठाकर जमीन पर रख दिया। अपने दाहिने हाथ से उसने लाल रंग के गाढ़े पेस्ट के विशाल गोले को उछाल दिया, जो हवा में तैरता रहा। याओ लाओ ने तेज औषधीय गंध छोड़ रही गहरे लाल रंग की पेस्ट पर एक नजर डाली। उनके हाथों ने हवा में काटने की हरकतें की और गहरे लाल पेस्ट को कम से कम 100 छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। शाओ यान से भंडारण अंगूठी लेते हुए याओ लाओ ने उसे झटका दिया और अचानक 100 से अधिक छोटी जेड की बोतलें संकरी गुफा में चारों ओर फैल गईं। जेड की बोतलों को व्यवस्थित करने के बाद याओ लाओ ने फिर से अपना हाथ हिलाया और हवा में मौजूद पेस्ट जैसा तरल पदार्थ सटीक रूप से जेड की बोतलों में गिर गया। याओ लाओ ने बेतरतीब ढंग से एक जेड की बोतल चुनते हुए मुस्कुराते हुए उसे शियाओ यान को सौंप दिया और मजाक में कहा, बधाई हो, रसायन विद्या में तुम्हारा पहला प्रयास सफल रहा। बेसब्री से जेड की बोतल प्राप्त करते हुए जियाओ यान ने उसके अंदर मौजूद हल्के अशुद्ध गहरे लाल रंग के तरल पदार्थ को देखा, जबकि उसके दिल में उत्साह और गर्व की भावनाएं उमड़ रही थीं। हाँ, अब से मुझे भी कीमियागर माना जा सकता है। अध्याय 74, बिना बुलाए आना। कई दिन बीतने के साथ जियाओ यान ने लगभग हर दिन कड़ाही के पास बिताया। हालांकि ये दिन बेहद थका देने वाले थे, लेकिन औषधियों से भरी भंडारण अंगूठी ने उसे आराम करते समय संतुष्टि का अनुभव कराया। बेशक एक और बात जिसका उल्लेख करना जरूरी है वह ये है कि लगभग 5 दिनों तक लगातार रसायन साधना करने के बाद शियाओ यान के शरीर में मौजूद डोउची अनजाने में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई थी। उसकी वर्तमान प्रगति को देखते हुए वह लगभग प्रथम तारा डोज स्तर तक पहुंच चुका था। इन 2 अच्छी खबरों के सहारे जियाओ यान ने हिम्मत जुटाकर इस कठिन परिस्थिति से पार पा लिया। जब शियाओ यान गुफा में छिपकर लगन से औषधियां बना रही थी, तब भूतान शहर में हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। शियाओ और जियाली कुलों के बीच का वातावरण लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा था। 2 दिन पहले ही जियाली कुल ने व्यापारियों के हित में कई बाजार नियम बनाए, जिसके चलते बड़ी संख्या में वे व्यापारी जो पहले सिर्फ बाजार का अवलोकन कर रहे थे, अब जियाली कुल के बाजारों की ओर रुख करने लगे। एक ऐसे उपाय का सामना करते हुए जिसका स्पष्ट उद्देश्य शियाओ कबीले की नींव को हिला देना था, शियाओ कबीले के सभी उच्च पदस्थ सदस्य एक हिंसक क्रोध से ग्रसित हो गए जो हत्या के इरादे में तब्दील होने की धमकी दे रहा था। धिक्कार है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। महज 5 दिनों में हमारे शियाओ कबीले का कम से कम 50% से 60% मुनाफा खत्म हो गया है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमारे सारे बाजार दिवालिया हो जाएंगे। कबीले के बैठक कक्ष में तीसरे बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, उनके चेहरे पर एक खतरनाक चमक थी। कुल के सभी उच्च पदस्थ सदस्य विशाल हॉल में बैठे थे, उनके दिलों में व्याप्त आक्रोश उनके उदास चेहरों से स्पष्ट था। अब इसे और लंबा नहीं खींचा जा सकता। पहले बुजुर्ग ने धीरे धीरे एक एक शब्द बोलते हुए कहा, प्राइमा ऑक्शन हाउस के मास्टर गुनी ने 100 से अधिक दवाइयां बनाकर हमारी मदद की है, लेकिन यह मात्रा बहुत कम है। जियाली कबीले से मिली भारी मात्रा के सामने ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। भले ही हम थोड़े समय के लिए जियाली कबीले के साथ गतिरोध बनाए रखने में सक्षम हो, लेकिन लंबे समय में जैसे ही ये दवाइयां खत्म हो जाएंगी, हम एक बार फिर उसी मुश्किल स्थिति में पहुंच जाएंगे। पहले बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और फिर कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हालांकि अगर गुनी पूरी तरह से हमारा साथ देने को तैयार होता, तो संख्या के हिसाब से हम जियाली कबीले के प्रथम श्रेणी के रसायनज्ञ के साथ लड़ाई को निश्चित रूप से खींच सकते थे। लेकिन आखिर वह प्राइमा ऑक्शन हाउस से है, वे कबीलों के संघर्ष में शायद ही कभी शामिल होते हैं। इस हद तक मदद करना वाकई बहुत अप्रत्याशित है। नेता की कुर्सी पर बैठे जियाओ जान ने सिर हिलाया, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। हालांकि जियाली कबीले द्वारा बेची जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता कम थी, लेकिन उनकी मात्रा बहुत अधिक थी और कीमत सस्ती थी। यह उन भाड़े के सैनिकों की पसंद के अनुरूप था जो अक्सर खूनी परिस्थितियों में फंस जाते थे। अगर हमें भी प्रथम श्रेणी का कीमियागर मिल जाए तो हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। बड़े हॉल में किसी ने अफसोस जताया। ये सुनकर जियाओ जान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। भूटान शहर में कुछ ही रसायन शास्त्री थे, उन अभिमानी लोगों में से किसी को भी मनाना आसान नहीं था। इस बार जियाली कबीले की किस्मत चमक गई थी और उन्हें सचमुच एक रसायन शास्त्री की मदद मिल गई थी। हॉल के एक कोने में शियाओ यू, शियाओ निंग और कबीले की युवा पीढ़ी के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। अपने बड़ों के उदास चेहरों को देखकर उन्होंने दखल देने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप घुटन भरे माहौल को सहन किया। बड़ी बहन, क्या वह प्रथम श्रेणी का रसायनज्ञ सचमुच इतना शक्तिशाली है?
उसने हमारे शियाओ कबीले को इस स्थिति में कैसे डाल दिया? दमनकारी माहौल को सहन न कर पाने के कारण शियाओ निंग ने चुपचाप अपने बगल में बैठे शियाओ यू से पूछा। शियाओ यू ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए धीरे से कहा, सचमुच रसायन शास्त्री एक बहुत ही अनोखा पेशा है। प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्री की शक्ति अधिकतम 2 उस स्तर की होती है और सीधी लड़ाई में कबीले का कोई भी वरिष्ठ उसे आसानी से मार सकता है। लेकिन एक रसायन शास्त्री का असली आतंक सीधी लड़ाई में नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाए जाने वाले ऐसे अमृतों में है जिनके लिए लोग दीवाने हो जाते हैं। इन अमृतों के बल पर उनके पास समर्थकों को एकजुट करने की अद्वितीय क्षमता होती है। कई शक्तिशाली साधक इन अमृतों को प्राप्त करने के लिए रसायन शास्त्री के अधीन सेवा करने को तैयार रहते हैं। डची महाद्वीप पर कई लोग एक रसायनज्ञ की तुलना विषैले ततैया के छत्ते से करते हैं। एक बार उकसाने पर एक रसायनज्ञ तुरंत अनगिनत योद्धाओं को इकट्ठा कर लेता है। इतने सारे योद्धाओं का सामना करने पर भले ही वे आपको मार न सकें, फिर भी वे आपको थकाकर मौत के घाट उतार सकते हैं। जैसे ही शियाओनिंग ने योद्धाओं से घिरे होने के दृश्य की कल्पना की, वह कांप उठा और उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव फैल गया। भ्रम में मत रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि रसायन शास्त्री बनने के लिए कितनी कठिन शर्तें होती हैं। इसके मिलने की संभावना आसमान से मांस का टुकड़ा गिरने जितनी ही कम है। शियाओ निंग पर आंखें घुमाते हुए शियाओ यू ने बेरहमी से उस पर ठंडा पानी छिड़क दिया। शियाओ यू के शब्दों से आहत होकर शियाओ निंग ने हताशा से अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे डर है कि हमारे पूरे शियाओ वंश को एक रसायनज्ञ पैदा करने का सौभाग्य नहीं मिला है। हालांकि शियाओ यू ने इन शब्दों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अचानक काले वस्त्र पहने एक युवक की छवि उभर आई। युवक के चेहरे को ध्यान से देखने पर ऐसा लगा जैसे वह शाओ यान हो। उस विचार को निर्दयतापूर्वक मन से निथारते हुए जियाओ यू ने अपने मन में फुसफुसाया, मैं उस छोटे कमीने के बारे में कैसे सोच सकती थी। उफ, अगर उस तरह के व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति रसायन शास्त्री बन सकता है तो इस दुनिया के सभी रसायन शास्त्री बेकार हो जाएंगे। मन ही मन शियाओ यान को कोसने के बाद शियाओ यू ने अपनी दृष्टि खिड़की के पास एक कोने की ओर मोड़ी। वहां हरे वस्त्र पहने एक युवती चुपचाप एक मोटी और साधारण किताब को पकड़े बैठी थी, कभी कभी अपनी उंगली से पन्ना पलटते हुए उसकी आंखें किताब की सामग्री को पढ़ रही थी। उसकी यह शांत और सुरुचिपूर्ण उपस्थिति कई सहपाठियों की दबी निगाहों को आकर्षित कर रही थी। इतनी अच्छी लड़की, उसे उस छोटे बदमाश का पक्ष क्यों लेना चाहिए। जियाओ यू ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और एक बार फिर चुप रही। खिड़की के पास चुपचाप बैठी शुनेर, हालांकि उसका ध्यान किताब पर था, हॉल के निराशाजनक माहौल को महसूस कर पा रही थी। उसकी पतली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। चाहे कुछ भी कहा जाए, वह भी 10 साल से अधिक समय से शियाओ कबीले में रह रही थी। इसके अलावा अगर शियाओ यान न भी होता तो वह जियाली कबीले से शियाओ कबीले को इतनी बुरी तरह हारने नहीं देती। हाँ, उम्मीद है कि वो कमीने हद से ज्यादा न कर दें। शुनेर ने मन ही मन आह भरी और एक बार फिर अपनी किताब की ओर मुड़ गई। शियाओ यान के न होने से उसके पास बोलने का कोई कारण ही नहीं था। जब हॉल में योजनाओं पर चर्चा जारी थी, तभी एक कबीले का रक्षक दौड़कर अंदर आया और सम्मानपूर्वक लहजे में सूचना दी, कबीले के नेताजी, बाहर एक व्यक्ति काले लबादे में है। वह कहता है कि उसे कबीले के नेता से सहयोग संबंधी कुछ मामलों पर चर्चा करनी है। ये शब्द सुनकर जियाओ जान और बाकी बड़े बुजुर्ग थोड़े चौंक गए। एक दूसरे की ओर देखते हुए उनके उदास चेहरे अचानक खुशी से खिल उठे। उनमें से कुछ एक साथ खड़े हो गए और जल्दी से आदेश दिया, जल्दी से उसे अंदर बुलाओ। शियाओ जान और तीनों बुजुर्गों के चेहरे के भाव देखकर हॉल में मौजूद हर कोई थोड़ा हैरान रह गया और तुरंत एक दूसरे की ओर देखने लगा। हाँ, मुझे अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है। कुल प्रमुख शियाओ, आप कैसे हैं? ये बूढ़ा आदमी बिना बुलाया आ गया है। शियाओ जान के आदेश की आवाज धीमी होते ही याओ लाओ की जोरदार हंसी दरवाजे के पीछे से गूंज उठी। हंसी की आवाज के साथ साथ एक विशाल काले लबादे से ढका हुआ एक व्यक्ति भीड़ की निगाहों के बीच धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुआ। जैसे ही काले गाउन पहने व्यक्ति ने दरवाजे से अंदर कदम रखा, अपनी किताब में डूबी हुई शुनेर ने अचानक अपनी भौहें ऊपर उठा ली। धीरे धीरे अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाते हुए उसकी शरद ऋतु के जल जैसे रंग की आंखें चौकस होकर अभी अभी अंदर आए काले लबादे वाले व्यक्ति को घूरने लगी। अध्याय 75, बड़े व्यवसाय। काले लबादे में अभी अभी प्रवेश करने वाले व्यक्ति को घूरते हुए जियाओ जान और तीनों बुजुर्गों ने तुरंत उसका स्वागत किया। तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए जियाओ जान ने आदरपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय अतिथि, मुझे क्षमा करें कि मैं कुल के मामलों में व्यस्त था और आपका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आ सका। जियाओ जान, कृपया मुझे क्षमा करें। हाँ, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। काले लबादे के नीचे से एक वृद्धा आवाज सुनाई दी। शियाओ जान ने उत्सुकता से सिर हिलाया और तीनों बुजुर्गों को एक अर्थपूर्ण नजर से देखते हुए उन्हें तुरंत रास्ता खोलने का संकेत दिया और मुस्कुराते हुए कहा, कृपया बैठिए आदरणीय अतिथि। काले लबादे से ढके उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और बिना अधिक औपचारिक हुए सीधे आगे बढ़कर मेज के मुखिया के बगल वाली सीट पर बैठ गया। शियाओ जान द्वारा काले चोगे वाले व्यक्ति के प्रति दिखाए गए आदर को देखकर कबीले के युवक आपस में फुसफुसाने लगे। अनगिनत जिज्ञासु निगाहें लगातार उस काले चोगे वाले व्यक्ति पर टिकी थी, लेकिन जब उन्होंने बड़े को ये कहते सुना कि वह एक रसायन शास्त्री है, तो उनकी आंखों में अचानक उत्साह और श्रद्धा का भाव उमड़ आया। हर जगह रसायन शास्त्रियों का पेशा ही दूसरों की नजर में सबसे सम्मानित होता था। बहन, ये आदमी, क्या ये वही रहस्यमय रसायनज्ञ नहीं है जिसे हमने कुछ दिन पहले नीलामी के दौरान देखा था? काले लबादे में लिपटे इस आदमी पर जियाओ निंग की दोनों आंखें टिकी हुई थी, जो जियाओ यू की आस्तीन खींचते हुए उत्सुकता से उससे पूछ रहा था। हाँ, जियाओ यू ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें अभी भी काले लबादे से ढके इस आकृति को निहार रही थी और उसके प्यारे चेहरे पर सुखद आश्चर्य का हल्का सा भाव था। मुझे नहीं लगा था कि यह आदरणीय महोदय सचमुच हमारे जियाओ कबीले में आएंगे। लगता है कि पिछली बार उन्होंने हमारे साथ सहयोग करने के बारे में जो कहा था, वह सिर्फ कहने की बात नहीं थी।
अगर हमें सचमुच उनकी मदद मिल जाए तो जियाओ कबीला इस मुश्किल से आसानी से निकल जाएगा। अपने आसपास के लोगों की फुसफुसाहट सुनकर शुनेर ने अपनी भौहें सिकुड़ी और काले लबादे में लिपटे उस हटे कट्टे आदमी को अपनी निर्मल आंखों से घूरने लगी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि उस आदमी के हाव भाव, उसकी वाणी और उसका व्यवहार बिल्कुल भी सामंजस्यपूर्ण नहीं था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद भौहें सिकोड़ने पर शुनेर को लाचार होकर इस विचार को त्यागना पड़ा। हा महोदय, आप यहाँ क्यों आए हैं? खुद चाय बनाते हुए शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं आसपास से गुजर रहा था, इसलिए सोचा कि आपके कुलीन परिवार से मिलने आ जाऊं। मैं अपने साथ कुछ फाउंडेशन एलिक्जिर लाया हूं, जिनसे आपके परिवार के कई युवाओं का पोषण हो सकेगा। काले गाउन के नीचे बुजुर्ग की आवाज में काफी खुशी झलक रही थी। उसकी बात सुनकर जियाओ जान ने जल्दी से चारों ओर देखा, लेकिन उसे जियाओ यान का जरा सा भी निशान नहीं मिला। वह मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शियाओ परिवार के मुखिया को उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही उस नौजवान से मिल चुका हूँ, वह काफी अच्छा लड़का है, वह इस बूढ़े आदमी को बहुत पसंद है। हाथ हिलाते हुए उसने शियाओ जान को शियाओ यान को बुलाने से रोक दिया। काले लबादे वाले आदमी के लहजे में प्रशंसा का भाव था जिसे उसने छिपाया नहीं और लबादे के नीचे छिपे उस युवक को काफी शर्मिंदा कर दिया। काले लबादे वाले व्यक्ति की प्रशंसा से भरी आवाज सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। इतने उच्च कोटि के रसायनज्ञ से इतनी उच्च प्रशंसा पाना आसान बात नहीं थी। सारी अच्छी चीजें तो सिर्फ इसी बिगड़ेल बच्चे के साथ होती हैं। अनिच्छा से होंठ सिकोड़ते हुए शियाओ निंग के लहजे में ईर्ष्या झलक रही थी। पूरी तरह से असहाय शाओ यू ने आह भरी, अपने कोमल हाथों को अपने गालों पर रखते हुए उसने धीरे से फुसफुसाया, क्या वह बच्ची इतनी अच्छी है? मुझे पहले इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? ये तारीफ सुनकर जियाओ जान के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में गर्व की एक झलक हल्की सी दिखाई दी। शाओ कबीले के मुखिया, मैंने हाल ही में सुना है कि आपका कबीला कठिनाइयों का सामना कर रहा है ना? शाओ जान की मुस्कान पूरी तरह से खिल भी नहीं पाई थी कि याओ लाओ की दमनकारी आवाज ने उसे कुचल दिया। सहमति में सिर हिलाते हुए जियाओ जान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जरूर इस सज्जन को हमारे जियाओ कबीले की मौजूदा स्थिति का पता होगा, है ना? मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। सिर हिलाते हुए काले लबादे वाले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वर्तमान में शियाओ कबीले में हमारा कारोबार पहले की तुलना में आधे से भी कम रह गया है। लंबे समय में मुझे डर है कि हमारा प्रभाव भी एक द्वितीय श्रेणी के कबीले के स्तर तक गिर जाएगा। शियाओ जान ने खेद से आह भरी और अपनी भौहें सिकोड़ ली। उस क्षण वह मानो कुछ वर्ष बूढ़ा हो गया था। हालांकि मैं शियाओ कबीले से उतना करीबी रिश्ता नहीं रखता, फिर भी आपके बेटे से मेरी अच्छी बनती है। अगर आप शियाओ कबीले के मुखिया इस बूढ़े आदमी के बुरे इरादों से डरते नहीं हैं, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें? काले लबादे वाले व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर जियाओ जान पहले तो चौंक गया, लेकिन जल्द ही खुशी से झूम उठा। यही तो वह सब था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने उत्साह से भरी नजर से तीनों बुजुर्गों को देखा और तुरंत बिना किसी झिझक के सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, हम आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं, वास्तव में हमें ऐसा करने में खुशी होगी। दूसरे दर्जे से ऊपर के रसायन शास्त्री की सहायता मिलना शाओ कबीले के लिए सपने जैसा था। शाओ जान को यह बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसके अपने कबीले में ऐसी कोई बात है जो दूसरे दर्जे के रसायन शास्त्री को आकर्षित कर सके। रसायन शास्त्री की यह बात सुनकर कि वह शाओ कबीले के साथ सहयोग करेगा, शाओ जान ने अनुमान लगाया कि रसायन शास्त्री की मदद का कारण शाओ यान ही होगा। ऐसे अवसर को पाकर शाओ जान हर हाल में जीत हासिल करना चाहता था। शाओ जान की सहमति देखकर काले लबादे वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया और लबादे से एक सफेद हथेली प्रकट हुई। उसकी उंगली में एक लाल रंग की अंगूठी थी और एक झटके में वह तुरंत लाल रोशनी से जगमगा उठी। युवक की तरह सफेद हथेली को घूरते हुए जियाओ जान चौंक गया। हथेली ने उसे एक जानी पहचानी सी अनुभूति दी, लेकिन जियाओ जान के पास अपने इस डेजा वू के एहसास के कारण पर विचार करने का समय नहीं था। तुरंत ही मेज पर जेड की बोतलों का एक ढेर प्रकट हो गया। देखते ही देखते वह विशाल मेज छोटी छोटी जेड की बोतलों से पूरी तरह ढक गई, वहां एक भी जगह खाली नहीं बची थी। इस विशाल हॉल के अंदर अचानक प्रकट हुई इन जेड की बोतलों को घूरते हुए खिड़की के पास खड़ी हरे वस्त्रधारी महिला को छोड़कर कबीले के बाकी सभी लोग बिना किसी अपवाद के गोलियों की इस भारी मात्रा को देखकर इस हद तक स्तब्ध रह गए कि उनकी सांसें रुक गईं। ये लीजिए, रक्त जमाव पाउडर की 1283 बोतलें। गुणवत्ता के लिहाज से यह सर्वश्रेष्ठ औषधि तो नहीं है, लेकिन जियाली कबीले के वापसी वसंत पाउडर की तुलना में इसके प्रभाव कहीं अधिक उत्कृष्ट हैं। हॉल में मौजूद अचंभित लोगों को देखते हुए काले लबादे वाले व्यक्ति ने लापरवाही से अपने सामान का परिचय दिया। मुंह खुला रखकर हैरान हुए जियाओ जान ने आसपास की बर्फीली ठंडी हवा में गहरी सांस ली और कहा, यह वाकई एक बड़ा कारोबार है।